हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, वेलकम बैक टू एग्जाम गुरु। मैं हूं आपका बायोलॉजी एग्जाम गुरु। माय नेम इज आशीष राठौर एंड टुडे आई डिस्कस्ड अबाउट आपका जो फुल सिलेबस टेस्ट है, डेमो टेस्ट 2 है, तो उसके बारे में फटाफट से जुड़ जाइए, डिस्कस करते हैं फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 1, फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट। देखो आर.एच. बीटेकर का 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के बारे में थोड़ा सा बताना चाहेंगे। एक्चुअली मैं पूरा भीग गया है, बारिश हो रही थी, ठीक है, आप लोगों की वजह से भीग गए हैं। तो आर.एच. बीटेकर के 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में थोड़ा बताने जाएंगे, इसके बाद फिर हम बताएंगे फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट कौन होते हैं ना। तो एक्चुअल विजन तभी आएगा हमारा। देखो सबसे पहले होता है आपका मोनेरा, इसके बाद आता है आपका प्रोटिस्टा, ठीक है, ये प्रोटिस्टा हो गया। अब इन्हीं से आपका बनता है यहाँ पे फंजाई, इन्हीं से आपके बनते हैं यहाँ पे प्लांटी, और इन्हीं से आपके बनते हैं एनिमेलिया। तो आपकी ये हो गया मान लो फंजाई, ये हो गया आपके प्लांटी, और ये हो गया आपके एनिमेलिया। देखो याद करने को तो आप तुरंत याद कर सकते हैं, 3 ही होते हैं, सबको पता होगा, लेकिन थोड़ा सा ये देख लेंगे, ठीक है। कहते हैं आपके मोनेरा आपके प्रोकैरियोट्स होते हैं, ठीक है, और ऊपर के 4 आपके यूकैरियोट्स होते हैं, और नीचे के 2 आपके कैसे यूनिसेलुलर होते हैं, ऊपर के 3 आपके कैसे होते हैं, मल्टीसेलुलर होते हैं। फिलहाल इसके बारे में हमारा डिस्कशन नहीं है, हमारा डिस्कशन है किसके, न्यूट्रिशन को लेके, मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा है, फोटोसिंथेटिक कौन है। तो मोनेरा आपके हमने देखा आपके काफ़ी ज़्यादा वेरिएशन मिला था मोड ऑफ न्यूट्रिशन को लेके। ये आपके ऑटोट्रॉपिक भी थे और हाइड्रोट्रॉपिक भी थे, ठीक है। आगे देख लेते हैं, इसी बहाने सारे मोड ऑफ न्यूट्रिशन हम लोग को याद हो जाएंगे, ठीक है। प्रोटिस्टा में देख रहा था, तो इनमें इसके बारे में डिस्कस डिटेल से ही करना है, इसको बाद में देख लेते हैं। फंजाई हमने देखा ये कैसे थे, हाइड्रोट्रॉपिक थे, है ना। हाइड्रोट्रॉपिक में कौन सा, सैप्रोफिटिक नेचर के थे, वो लोग सड़े गले चीज़ों में ग्रो करते थे। इसके बाद इसलिए इनको हम क्या बोलते थे, डीकम्पोजर्स बोलते थे इनको, ठीक है। इसके बाद फंजाई प्लांटी में देखा तो प्लांटी को हम प्रोड्यूसर बोलते हैं, वैसे ही एनिमेलिया को हम क्या बोलते हैं, कंज्यूमर, ठीक है, कंज्यूमर। प्रोड्यूसर क्यों, क्योंकि कैसे इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऑटोट्रॉपिक था, ठीक है। इनका भी कैसा, हाइड्रोट्रॉपिक, जस्ट लाइक फंजाई। हाइड्रोट्रॉपिक में कैसा, होलोजोइक, कैसे, इंजेक्शन के द्वारा होता है। तो काफ़ी सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, है ना। ऑटो अब इसे प्रोटिस्टा को लेकर हम थोड़ा डिस्कशन करना चाहेंगे। यहाँ से थोड़ा यहाँ पे हटा देंगे। प्रोटिस्टा एक्चुअली में जो किंगडम था 1 2 3 4 5 किंगडम, एक्चुअली में सबकी डस्टबिन से बना है ना। जो चीज़ यहाँ को एक्सप्लेन नहीं कर रही उसको यहाँ फेंक दिया गया, जो यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं कर पाया उसको यहाँ फेंक दिया गया। एनिमल्स निकाले कुछ चीज़ों को यहाँ फेंक दी गई, और कुछ मोनेरा को भी यहाँ फेंक दिया गया। मतलब एक प्रकार का डस्टबिन ऑफ द प्लांट किंगडम, प्लांट किंगडम क्या पूरा यूनिवर्स को बोलते हैं डस्टबिन, एकदम 5 किंगडम क्लासिफिकेशन का, ठीक है। तो फंजाई से निकाल के जो आए उनको क्या बोलते थे पता आपको, उनको बोलते थे, इनको बोलते थे स्लाइम मोल्ड्स। ये हैं आपके स्लाइम मोल्ड्स, ठीक है। इसलिए स्लाइम मोल्ड को हम फंजाई और प्रोटिस्टा भी बोल सकते हैं, है ना। तो मतलब इतना पता चल गया इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा हो जाएगा, हाइड्रो। सेम वैसा ही होगा जैसा आपका फंजाई मिला, बोले तो सेपरेटिव नेचर ये भी होंगे, ठीक है। इससे ये फायदा, कुछ चीज़ें प्लांटी से निकाल के यहाँ पे लाएंगी, जिसमें हम आ जाते हैं क्राइसोफाइट में एंड डाइनोफ्लाइलेट, ठीक है, डाइनोफ्लाइलेट। तो इसलिए हम कहते हैं कि जो प्लांटी और प्रोटिस्टा हैं, या एल्गी और प्रोटिस्टा बोल सकते हैं, जो क्राइसोफाइट होते हैं एंड डाइनोफ्लाइलेट होते हैं। क्राइसोफाइट जैसे डायटम्स वगैरह, और डाइनोफ्लाइलेट जैसे आपके गोनियोलेट्स वगैरह। तो ये देखिए आप, डायटम्स इधर आ गया और डाइनोफ्लाइलेट ये आ गई, कैसे हो गया, फोटोसिंथेटिक। तो इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा हो जाएगा, फोटोसिंथेटिक, वो भी कैसा, ऑटोट्रॉपिक, प्लांट की तरह है, ठीक है। तो ये भी आपके कैसे हो गया, फोटोसिंथेटिक न्यूट्रिशन की। कोई एनिमल को निकाल के यहाँ पे लाया गया, कौन से थे यहाँ पे, उनका कौन सा था, प्रोटोजोआ। इसलिए प्रोटोजोआ को क्या कहते हैं, एनिमल ऑफ प्रोटिस्टा भी बोलते हैं। तो 1 2 3 4 और एक और था, एक को यहाँ पे हम ऐसे करके मान सकते हैं, इसको बोलते हैं यूग्लिनॉइड्स। इसको मैंने इस तरह से क्यों लिखा, क्योंकि यूग्लिना को हम कनेक्टिव लिंक बोलते हैं एनिमल एंड प्लांटी का, है ना, एक कनेक्टिव लिंक बोलते हैं। तो 1 2 3 4 5, तो 5 चीज़ें यहाँ पे प्रोटिस्टा में आप जो पढ़ते हैं, जो 5 कैटेगरी हैं। स्लाइम मोल्ड, सबसे पहले क्राइसोफाइट, डाइनोफ्लाइलेट एंड यूग्लिनॉइड्स, प्रोटोजोआ एंड स्लाइम मोल्ड, ये एक्चुअली में यही है। ये पूरा क्या है, प्रोटिस्टा है, ठीक है। तो इसमें से क्राइसोफाइट और डाइनोफ्लाइलेट कहाँ से आया, प्लांटी से निकल के आए, ये कैसे हो गया, फोटोसिंथेटिक हो गया। और इसमें से इनको ये भी फोटोसिंथेटिक होते हैं, क्यों, करेंटल लिंक माना जाता है एनिमल की प्लांट की। ये प्लांट से कौन सी सिमिलरिटी दिखाता है, क्योंकि फोटोसिंथेटिक होता है। एनिमल से क्योंकि हाइड्रोट्रॉपिक, मतलब ये सैप्रोफिटिक नेचर, सैप्रोफिटिक नहीं, हाइड्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन होता है ना, प्रीडेटर जिसे कहते हैं, प्रीडेटर। तो दोनों की करेंटल लिंक हो गया आपका ये भी लेना। और प्रोटोजोआ भी एनिमल से निकल के आते हैं, तो ये कैसा हो गया, ये भी हाइड्रोट्रॉपिक हो गया इनकी तरह। तो 1 2 3, ठीक है।
तो यहाँ पे स्लाइम मोल्ड नहीं होगा, क्यों, हेटेरोटॉपिक होता है। डिस्माइट्स हो जाए, क्यों, डिस्माइट कहाँ थे, क्राइजोफाइट में, ये भी हो जाएगा, ठीक है। यहाँ डायटम्स भी होगा, क्यों, डायटम्स कहाँ थे, क्राइजोफाइट में आते हैं। फंजाई नहीं होगा, क्यों, हेटेरोटॉपिक होता है। यूग्लिना आपका होगा फोटोसिंथेटिक, क्यों, यहाँ से आ रहा है, यूग्लिना कंडलिंग होगा यहाँ से, ठीक है। और स्लाइम मोल्ड नहीं होगा, क्यों, ये स्लाइम मोल्ड हेटेरोटॉपिक कहता है। और यूग्लिना, ठीक है, हो गया। डायटम्स भी हो गया, क्राइजोफाइट होता है, एंड डायनोफ्लैजेलेट भी होते हैं, ये है, ठीक है। तो सारे के सारे क्या है, फोटोसिंथेटिक। बात छोटी सी थी लेकिन इसमें काफ़ी सारी चीज़ें हमने आपको क्लियर करा दी, ठीक है। तो फटाफट से देख लीजिए, आगे बढ़ते हैं। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट केयरफुली, द आंसर गिवन ऑप्शन। कहते हैं हेटेरोसिस्ट फाउंड इन ऑल प्रोकैरियोट्स, नहीं, सिर्फ और सिर्फ होते हैं ब्लू ग्रीन एल्गी, बोले तो साइनोबैक्टीरिया के पास ही ओनली, ठीक है, इसी के पास ही होते हैं हेटेरोसिस्ट। हेटेरोसिस्ट का काम क्या होता है, इसके पास होता है निफजीन होता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन जीन, इसलिए कहते हैं नाइट्रोजन को फिक्स कर देगा, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स कर देगा सॉइल में, जिससे सॉइल की फर्टिलिटी इंक्रीज हो जाती है। होते हैं एग्जाम्पल नॉस्टॉक एंड एनावीना। तो नॉस्टॉक आगे दिया है, एंड एनावीना आल्सो कैन फिक्स नाइट्रोजन विद सिम्बायोटिक लाइफ फॉर्म, है ना, उनको सही जवाब है ये आगे, सिर्फ ये नॉस्टॉक लगा, एनावीना भी होता है। नॉस्टॉक कैन फिक्स नाइट्रोजन एंड CO2, हाँ बिल्कुल करेगा, नाइट्रोजन को फिक्स कर रहा है किसके द्वारा, हेटेरोसिस्ट के द्वारा। और इसके बाद कहते हैं ब्लू ग्रीन एल्गी कैसे होते हैं, फोटोसिंथेटिक, किसकी तरह, प्लांट की तरह। क्यों होते हैं, क्योंकि पास होते हैं क्लोरोफिल ए लाइक हायर प्लांट्स, इसलिए कहते हैं। CO2 को भी फिक्स करना, मतलब CO2 को फिक्स करने का मतलब ये है, CO2 को मैंने फिक्स कर दिया, C6H12O6, बोले तो खाना बना दिया, बोले फोटोसिंथेसिस हो गया प्लांट की तरह, CO2 को फिक्स कर दिया, है ना। मतलब इसका किससे है, फोटोसिंथेसिस से, इसका मतलब किससे है, नाइट्रोजन फिक्सेशन से है। तो ब्लू ग्रीन एल्गी जो साइनोबैक्टीरिया है ये भी काम कर लेता है, ठीक है। ऑक्सीजन बिल्कुल रिलीज होगी, क्यों, क्लोरोफिल होंगे, तो आपकी PS1 और PS2, बोलो फोटोसिस्टम 1 एंड फोटोसिस्टम 2 दोनों के दोनों होते हैं, इस वजह से ऑक्सीजन फोटोसिंथेसिस पाई जाती है ब्लू ग्रीन एल्गी बोले तो साइनोबैक्टीरिया में, इसलिए आप ये भी आपका सही हो गया। तो गलत है आपका सिर्फ और सिर्फ 1, और इसमें पूछा क्या था, करेक्ट पूछा था, तो B, C and D, थर्ड ऑप्शन विल बी करेक्ट। देख देखते हैं, हम लोग को सिर्फ क्वेश्चन का आंसर नहीं बताना है, पूरा मतलब डिस्कशन करना है क्वेश्चनों का, है ना, आसपास की चीज़ों को भी सब सबमिट के चलना है, क्योंकि एक क्वेश्चन से 4 कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं हमारे। एन ऑर्गेनिज्म नॉर्मल डिप्लॉयड, अच्छा डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम, देखो इसके बारे में थोड़ा हम बता देते हैं। देखो एक हम चीज पॉइंट समझाने वाला है, एक लर्निंग करने वाला है। पहले लर्निंग करने वाला देख लेते हैं। कहते हैं नंबर ऑफ क्रोमेटेड ऑफ एंड ऑफ मियोसिस 1, या फिर कह देते हैं नंबर ऑफ क्रोमेटेड ईच मेटाफेजिक प्लेट ऑफ मियोसिस का मेटाफेज फर्स्ट, मतलब मेटाफेज फर्स्ट की जो देखो आपको पता होना चाहिए, मेटाफेज फर्स्ट जो होता है मियोसिस फर्स्ट की, उसमें 2 मेटाफेजिक प्लेट होती हैं, मतलब 2 इक्वेटोरियल प्लेट बनती हैं। तो एक इक्वेटोरियल प्लेट में नंबर ऑफ क्रोमेटेड उतने ही होते हैं, या ऐसे कह दो नंबर ऑफ क्रोमेट के लिखा है, नंबर ऑफ क्रोमेटेड ऑफ एंड ऑफ मियोसिस 1 उतने ही होते हैं जितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं किसमें, G1 बोले तो इंटरफेज में, है ना। मतलब जब सेल डिवाइड करने आ रही है उसकी नंबर ऑफ क्रोमोसोम देख लो, या डिप्लॉयड सेल जो भी है जैसी भी है, आप बता रहे जितनी नंबर ऑफ क्रोमोसोम है उसकी नंबर ऑफ क्रोमेटेड मियोसिस के एंड तक बोल दो, या फिर मेटाफेज के ईच मेटाफेजिक प्लेट बोल दो। ये ट्रिक है, ट्रिक याद कर लो। ये लर्न करने से फायदा ये हो जाएगा कि आपको फिगर नहीं बनाना पड़ेगा, है ना। मैं फिगर में ही बता सकता हूँ इस चीज़ को, फिलहाल कोई ज़रूरत है नहीं उसकी, इतना याद रख लिए। तो कहते हैं नॉर्मल डिप्लॉयड सेल नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने हैं, 8। तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम ऑफ G1 फेज की जो है ये नंबर, इसे इतने ही नंबर ऑफ क्रोमेटेड होंगे मियोसिस के एंड तक बोलो, या ईच मेटाफेजिक प्लेट ऑफ मेटाफेज 1, ठीक है। जैसे मेटाफेज ऐसे समझ लो ना, ये मेटाफेज 1 है, मान लो मेटाफेज 1 है, तो एक तरह से यहाँ पे एक क्रोमोसोम ऐसे लगे, ठीक है, इधर ऐसे लगे, एक ही हो गया, और दूसरी प्लेट यहाँ पे बनती है एक और, है ना, एक और बनती है, तो 2 प्लेट है ना। तो इसके बाद यहाँ से मियोसिस 1 होगी, तो यहाँ से क्रोमोसोम का सेपरेशन हो जाता था, ये एक सेल बनाएगा, ये दूसरा सेल बनाएगा, एंड ऑफ मियोसिस। तो हर एक मेटाफेजिक प्लेट, ये एक मेटाफेजिक प्लेट, तो इसमें नंबर ऑफ क्रोमेटेड उतने ही होते हैं जितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं स्टार्टिंग में, ठीक है। समझ में आ गया होगा आई थिंक आपको। तो नंबर ऑफ क्रोमेटेड उतने ही हैं जितना स्टार्टिंग में क्रोमोसोम है, तो 8 आ गया आंसर। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन यूज टू स्पीड अप माल्टिंग प्रोसेस, से याद आया जिब्रेलिक एसिड।
साइंटिस्ट ने 100 ऑफ जिब्रेलिक एसिड की डिस्कवरी करी, जिसमें GA1, GA2, GA3 इस तरह से। तो जो GA3 वाला है वो मेन जिब्रेलिक एसिड होता है और ये यूज करता है मेनली माल्टिंग प्रोसेस में, है ना। जो ब्रेविंग इंडस्ट्री दारू वगैरह बनाने में उनकी माल्टिंग करेगा, मतलब फर्मेंटेशन को बढ़ावा देता है। और कहते हैं बोल्टिंग प्रोसेस में, है ना, बोल्टिंग प्रोसेस में बोले तो इंटरनोडल इलॉन्गेशन, इंटरनोडल इलॉन्गेशन, ठीक है, इलॉन्गेशन। ये सारी मेन फंक्शन है इसके यही दो होते हैं, ठीक है। और जिससे एप्पल का कहते हैं, एप्पल का प्रोडक्टिविटी बढ़ा देता था। शुगर केन की भी प्रोडक्टिविटी 20 मिलियन टन तक बढ़ा देता है, 20 टन तक बढ़ा देता था शुगर केन वगैरह। ये सब एग्जाम्पल दिए फिलहाल। हमारा इतना आंसर था कि माल्टिंग प्रोसेस में जिब्रेलिक एसिड 3 का यूज होता है, ठीक है, फर्स्ट आंसर। नैप्थलीन ये सब होंगे नहीं, नैप्थलीन एसिटिक एसिड, इंडोल एसिटिक एसिड, ये क्या ऑक्सीजन एक प्रकार का, ये कुछ नहीं होता है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन विल बी करेक्ट। आगे बढ़ते हैं। कहते हैं विच इज नॉट रिलेटेड टू फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन से रिलेटेड कौन नहीं है, आपको मैं बता देता हूँ। जब हम स्टार्टिंग में ग्लूकोज लेते हैं एक मॉलिक्यूल का, 6 कार्बन का 1 मोल ले लिया मैंने, 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज लेते हैं, तो कहते हैं 10 स्टेप के बाद, 10 स्टेप बोले तो ग्लाइकोलिसिस के बाद, ग्लाइकोलिसिस के बाद जो बनने वाला पायरुविक एसिड है बोले तो CH3 सिंगल बॉन्ड CO COOH, 3 कार्बन के यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल बनते हैं। इस दौरान पूरी ग्लाइकोलिसिस है, इस दौरान जो नेट गेन ATP का होता है, कहते हैं 4 ATP डायरेक्टली बनते हैं, ठीक है, और जिसमें से 2 ATP खर्च हो जाते हैं। और कहते हैं 6 ATP भी बनते हैं, 6 ATP और बनते हैं, लेकिन वो कैसे बनते हैं, NADH2 के थ्रू बनते हैं, मतलब 2 NADH2, मतलब ये 2 NAD बने, एक से बनता है कितना 3 ATP, तो 2 से बनेंगे 6 ATP। तो इस प्रकार से हम कहते हैं जो नेट गेन हुआ हमारे ATP का वो 8 ATP का होता है। किसमें होता है, ग्लाइकोलिसिस में। लेकिन जो पायरुविक एसिड है जब ये करने जाता है फर्मेंटेशन करने जाता है, तो कहते हैं जो फर्मेंटेशन एक प्रकार का रिडक्शन प्रोसेस है और इसमें रिड्यूसिंग एजेंट की जरूरत पड़ती है। रिड्यूसिंग एजेंट में सारे के सारे जो बने हुए NAD थे, सारे के सारे जो बने NADH2 थे, ये खुद ऑक्सीडाइज हो जाएंगे NAD प्लस में। जब जो खुद ऑक्सीडाइज होते हैं तो दूसरे को करते हैं रिड्यूस। तो पायरुविक एसिड रिडक्शन के बाद बना देता है C2H5OH और प्लस एक मॉलिक्यूल CO2 का निकल जाता है। तो रिडक्शन प्रोसेस में जो आपके 2 NAD है सारे यूज हो गए, है ना। मतलब जो 18 ATP का गेन हो रहा है उतना नहीं होगा, क्यों, जो 6 ATP हैं या 2 NADH2 हैं इनका यूज कर लिया गया इस रिएक्शन में, और बचे सिर्फ और सिर्फ ये वाला, मतलब प्लस के 2 ATP ही बचे हमारे पास। तो नेट गेन हमारा +8 नहीं +2 ATP आएगा, किसमें, फर्मेंटेशन प्रोसेस में। तो छोटी सी बात बताने के लिए इतनी सारी चीज़ें रिवीजन हो गया, इससे ये तो आपका सही हो गया, है ना। गेन कितना 2 ATP का होता है। अकाउंट ऑन द ओनली पार्शियल ब्रेकडाउन ग्लूकोज का बिल्कुल होता है पार्शियल, क्योंकि ग्लूकोज का कंप्लीट ऑक्सीडेशन तब तक नहीं मान सकते जब तक ये सारे के सारे 6 CO2 ना बना ले, और ये सिर्फ और सिर्फ एरोबिक रेस्पिरेशन में ही पॉसिबल है, नहीं पॉसिबल है फर्मेंटेशन या एनारोबिक रेस्पिरेशन में। तो कहते हैं पार्शियल ब्रेकडाउन हुआ है, अधूरा ब्रेकडाउन हुआ है, क्यों, एक ही CO2 निकल रहा है, एथिल अल्कोहल के मॉलिक्यूल निकल रहे हैं, है ना, तो अधूरा हुआ, इसलिए ये भी आपका सही हो गया। NADH ऑक्सीडाइज स्लोली H, देखो अब NADH खुद हो रहा है ऑक्सीडाइज, लेकिन ये काम स्लो होता है इन कंपेरिजन टू एरोबिक रेस्पिरेशन, बोले तो ETS या क्रैब्स साइकिल में। वहाँ पे फास्ट क्यों होता था, क्योंकि वहाँ पे ऑक्सीजन की प्रेजेंस थी, यहाँ ऑक्सीजन नहीं होती है, इसलिए ये वाला प्रोसेस वहाँ भी था, यहाँ भी हो रहा है, लेकिन ये स्लो हो रहा है ना। तो कहते हैं ऑक्सीडाइज स्लोली कंपेयर टू एरोबिक रेस्पिरेशन। ये भी आपका आंसर सही है। बताना था नॉट, बोले नहीं है। तो ETS जब 11 ATP, यहाँ पे ETS और क्रैब्स साइकिल की बात हम करेंगे नहीं, अंदर क्रैब्स साइकिल लिखा है, इसकी बात करेंगे ही नहीं, क्यों, आपका अगर ऑक्सीजन नहीं होगी तो फर्मेंटेशन में इन सब चीज़ों का यूज होता ही नहीं है, तो ATP की बात हम करेंगे ही नहीं। तो फोर्थ आंसर आपका हो जाएगा इस हिसाब से, ठीक है। देखिए ये थोड़ा ज़्यादा हम डिटेल में जा रहे हैं, तो फटाक से नेक्स्ट देख लेते हैं। Which of the following is not correct about mass flow? अब देखो ये भी थोड़ा डिटेल से बताना पड़ेगा हमें आदत है। ये आपकी क्या है, ये मान लो है सीप ट्यूब, ठीक है, सीप ट्यूब एलिमेंट है ये सीप ट्यूब। बगल में पड़ी कंपेनियन सेल, ये कंपेनियन सेल होगी, ठीक है। यहाँ भी क्या है, कंपेनियन सेल, ठीक है, ये भी क्या हो गया, कंपेनियन सेल होगी, कंपेनियन सेल होगी। यहाँ पे बगल में पड़ा क्या, जाइलम, ठीक है, ये क्या है, जाइलम है। जाइलम की कौन सी है, वेसल है। यहाँ बढ़िया से पानी लेके ऊपर जा रहा था बेचारा, ठीक है, ऊपर पानी ले जा रहा था, और ऊपर से जो खाना बना है वो नीचे लेके आना है, ठीक है, स्टोर होना है। तो कहते हैं लोडिंग है यहाँ पे,
किसकी हो रही, इन द फॉर्म ऑफ सुक्रोज की होती है, क्योंकि जो ग्लूकोज बना है वो सुक्रोज के फॉर्म में ट्रांसलोकेशन होता है, जो शुगर है वो ट्रांसलोकेट होता है शुगर के फॉर्म में, सुक्रोज के फॉर्म में। तो यहाँ पे होगी लोडिंग, जैसे मैंने बोल दिया क्या लोडिंग, ये लोडिंग होगी, ठीक है। लोडिंग होती है कैसे, एक्टिवली होती है, एक्टिव प्रोसेस के द्वारा होती है, लोडिंग हो गई। इसके बाद यहाँ से यहाँ तक होगी ट्रांसलोकेशन, ये होता है हाई ट्रिगर प्रेशर से, हाई ट्रिगर प्रेशर से होता है लो ट्रिगर प्रेशर, लो ट्रिगर प्रेशर की तरफ। अब ये कैसे हुआ, देखो जब यहाँ पे लोडिंग हुई थी तो यहाँ पे नंबर ऑफ जो सुक्रोज की मॉलिक्यूल हैं, ठीक है, ये नंबर ऑफ सुक्रोज के मॉलिक्यूल हैं यहाँ पे काफ़ी बढ़ने लगेंगे, ठीक है। जब बढ़ेंगे तो हाइपरटोनिक कंडीशन यहाँ बढ़ जाएगी, जिससे पानी ऊपर जा रहा था वो यहाँ पे आ जाएगा ऑस्मोसिस की हेल्प से, ऑस्मोसिस की हेल्प से यहाँ पे आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पे ट्रांसलोकेशन होगा, ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगी फिर अनलोडिंग, इससे मैंने बोल दिया क्या अनलोडिंग, अनलोडिंग हो गई यहाँ पे। ये भी कैसे होती है, एक्टिव के द्वारा। तो एक बात यहाँ पता चली, चाहे लोडिंग हो सुक्रोज की चाहे अनलोड हो सुक्रोज की, दोनों की दोनों होती है एक्टिव प्रोसेस। जैसे ही यहाँ पे सुक्रोज लोड हुआ था हाइपरटोनिक कंडीशन होगी, है ना, इसके बाद लो डीपीटी से हाई डीपीटी की तरफ वाटर मूव होगा ऑस्मोसिस की तरह, और जैसे ही यहाँ अनलोडिंग होगी तो यहाँ पे खाली हो जाएगा शुगर, तो यहाँ पे दोबारा से इधर हाइपर हो जाएगा, इधर हो जाएगा हाइपो कंडीशन, तो कहते हैं वापस से पानी आपका इधर रिटर्न हो गया, ठीक है, और ऊपर चढ़ जाएगा। तो इस प्रकार से हमने देखा तो कुछ मूवमेंट ऐसे ऐसे हो रहा है, और ये इधर नीचे आ रही है, इधर नीचे तरफ, है ना। तो लोडिंग ट्रांसलोकेशन अनलोडिंग, लोडिंग ट्रांसलोकेशन अनलोडिंग, वाटर मूव यहाँ से वाटर रिटर्न, वाटर मूव वाटर रिटर्न, इस तरह से वाटर ऊपर चला जाता है और शुगर का ट्रांसपोर्ट नीचे हो जाता है। इसे कहते हैं मल्क फ्लो एंड बल्क फ्लो हाइपोथेसिस, है ना, किसका होता है, शुगर। ये पूरा प्रोसेस हो गया। अब पढ़ लेते हैं हम, शुगर अपलोडेड इनटू फ्लोएम, ठीक है, फ्लोएम में अपलोड हो रहा है शिफ्ट टू एलिमेंट में बाय पैसिव नहीं एक्टिव के द्वारा। तो नॉट पूछ रहे थे, तो यही आपका सही आंसर हो गया। आगे देख लेते हैं, लोडिंग ऑफ शुगर एट द सोर्स, है ना, सोर्स प्रोड्यूस ए हाइपरटोनिक कंडीशन, बिल्कुल हाइपरटोनिक कंडीशन में हो रहा है लोडिंग शुगर, है ना, देयर आर फ्लोएम, है ना, फ्लोएम के अंदर, और वापस यहाँ पे वहाँ पानी इधर आ जाएगा। आगे देख लेते हैं, इन फोटोसिंथेसिस ट्रांसलोकेशन ऑफ शुगर होती है सुक्रोज की फॉर्म में, सही बात है। इन शुगर आर रिमूव, यहाँ इसकी बात कर रहा है, अनलोडिंग की बात कर रहा है। इफ शुगर आर रिमूव फ्रॉम द फ्लोएम, फ्लोएम मतलब CO2 एलिमेंट से रिमूव हो गया, कहते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा, बिल्कुल डिक्रीज हो जाएगा यहाँ ऑस्मोटिक प्रेशर, क्यों, हाइपोटोनिक कंडीशन आ गई, डिक्रीज एंड वाटर मूव फ्रॉम द फ्लोएम, फ्लोएम से मूव कर गया वापस जाइलम में। ये पूरा हो गया ट्रांसलोकेशन मेथड, ठीक है। तो नेक्स्ट देख लेते हैं फटाफट से। कहते हैं फ्लावर अमोर्फोफिलस प्रोवाइड सेफ प्लेस बाय ले एग इंसेक्ट, कहते हैं जो हमारे प्लांट्स होते हैं वो इंसेक्ट के साथ बढ़िया से सिम्बायोटिक एसोसिएशन रखते हैं, क्यों, उन्हें कराना होता है तुम्हारे जो इंसेक्ट हैं उनसे कराना होता है पॉलिनेशन, और बदले में क्या रिवार्ड प्रोवाइड कराते हैं, वो जगह देते हैं, मतलब खाना और रहना फ्री। बोलेंगे खाना और रहना फ्री है, बोले तो उनको न्यूट्रिशन देंगे खाने के लिए, और सेफ प्लेस देंगे अंडे रखने के लिए और उनको रहने के लिए, और बदले में कराएंगे पॉलिनेशन, है ना। तो कहते हैं फ्लावर अमोर्फोफिलस है प्रोवाइड सेफ प्लेस टू ले एग टू इंसेक्ट, और यहाँ पे लिखा है टू सस्टेन एनिमल विजिट्स, एनिमल मतलब इंसेक्ट है, इंसेक्ट है जो विजिट्स करने आते हैं, घूमने आते हैं, उनके लिए फ्लावर हैव टू प्रोवाइड सेम टाइप ऑफ रिवार्ड, है ना, कुछ सम टाइप का मतलब है जो प्लेस देंगे और क्या न्यूट्रिशन देंगे, खाने के लिए न्यूट्रिशन देंगे, रिवार्ड टू द एनिमल्स, बोले यहाँ पे इंसेक्ट है। तो दोनों सही बात है और करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, तो फर्स्ट आंसर आपका होगा, ठीक है। ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे, आगे बढ़ते हैं। आपका ये टॉपिक लेवल है T1, T2, T3, है ना, और T4। कहते हैं लिंडमैन की एनर्जी के 10% रूल के अकॉर्डिंग, है ना, 10% एनर्जी लगातार कॉन्स्टेंटली घटेगी, है ना, इसे डिक्रीजिंग एट द सक्सेसिव ट्रॉपिक लेवल, ना बीच में इंक्रीज ना डिक्रीज वाला सिस्टम नहीं होगा, लगातार घटेगी, है ना। तो लिंडमैन का 10% रूल लगेगा यहाँ पे। जेनेटिक वेरिएशन सो रॉल्फिया बोमेटेरिया, पूरा नाम होता है रॉल्फिया बोमेटेरिया, इससे एक प्रकार का केमिकल निकलता है जिसे बोलते हैं रिजरपाइन। तो रिजरपाइन जो केमिकल होता है एक्चुअली में ये ब्लड प्रेशर लोअरिंग एलिमेंट होता है, बीपी को कम करने के लिए, जिनका बीपी ज़्यादा है, गुस्सा ज़्यादा आती है, उनको रिजरपाइन दिया जाता है। अब ये रिजरपाइन ये काफ़ी स्पेसिफिक होता है, अपनी कंसंट्रेशन को लेके जाना जाता है और अपनी पोटेंसी को लेके जाना जाता है। अब क्या मतलब है पोटेंसी और कंसंट्रेशन का, मतलब ये है जो बहुत ज़्यादा गुस्सेल आदमी होते हैं, बहुत ज़्यादा उनका बीपी होता है, उनको थोड़ा हाई पोटेंसी वाला रिजरपाइन दिया जाता है, और थोड़ा कम गुस्से वाले होते हैं, कम बीपी वाली, मजाक वाली बात हो गई फिलहाल गुस्से वाली, तो जो इनका बीपी नॉर्मल से थोड़ा ज़्यादा होता है उनको लो पोटेंसी वाला हम रिजरपाइन देते हैं। तो इसको कंसंट्रेशन को लेके और पोटेंसी को लेके, मतलब पोटेंसी का मतलब यहाँ पावर से ले सकते हैं,
है ना, पावर से ले सकते हैं, पोटेंशियल है ना, पोटेंशियल को लेके जाना जाता है। अब क्या होती है जेनेटिक वेरिएशन, एक होती है इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी, है ना, इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी, इसके बाद होते हैं स्पीसीज डाइवर्सिटी, ठीक है, इसके बाद होती है जेनेटिक डाइवर्सिटी। तो कहते हैं जब एक ही स्पीसीज दो प्रकार के प्रोडक्ट बनाए, स्पीसीज सेम ही है लेकिन प्रोडक्ट एक ही बना रहा, लेकिन प्रोडक्ट का जो काम है ना, वो नाम है अलग अलग हो गया। क्यों? वो होता है जेनेटिक डाइवर्सिटी के लेके, जीन के लेवल को लेके, है ना। तो रिजर्व पॉइंट काफ़ी प्रकार के होते हैं, इसलिए अपने पोटेंसी एंड कंसंट्रेशन को लेके रिजर्व पॉइंट दोनों डिफरेंट हैं, इसे कहते हैं जेनेटिक डाइवर्सिटी। फ्रेगरेंस से मतलब नहीं है, स्मेल से कोई मतलब नहीं है, इसलिए बोथ 1 and 2, फोर्थ ऑप्शन विल बी करेक्ट। नेक्स्ट बढ़ते हैं, फॉर्म, है ना, फ्रेंड ऑफ अर्काटा मास, फ्रेंड ऑफ अर्काटा मार्स, इसका मतलब क्या है? एक कम्युनिटी थी, है ना, फ्रेंड की एक कम्युनिटी थी, उन्होंने एक्चुअली में एक बाटर, जो बाटर का ट्रीटमेंट करने के लिए, है ना, बाटर का ट्रीटमेंट करने के लिए उन्होंने कहा, एक्चुअली में ये चीज़ श्रीलंका में देखा गया। श्रीलंका में क्या देखा गया? श्रीलंका और इंडिया में देखा गया, केरला में एक्चुअली में इकोसिन टॉयलेट बनाया गया, इकोसिन टॉयलेट क्या होता है? एक्चुअली में हमारे ट्रेन वगैरह होते हैं, उसमें इकोसिन टॉयलेट होती है वहाँ पे। इकोसिन टॉयलेट का मतलब ये है, अब वहाँ पे जब हम फ्रेश होने जाएंगे और पानी का यूज जो करते हैं, तो जो पानी का यूज है उसका दोबारा से रीयूज कर लेते हैं। कैसे? उसका ट्रीटमेंट करके जो आपका जो फीकस मटेरियल है उसको एक तरफ कर दिया जाता है और फर्टिलाइजर के रूप में यूज कर लिया जाता है ना। इसका एक फ़ायदा ये। दूसरा फ़ायदा ये, जो पानी है उसके अंदर, उसको पानी को निकाल दिया जाएगा और उसको बार बार प्यूरीफाई किया जाएगा, उससे ट्रीटमेंट दिया जाएगा, इसलिए वाटर की भी मतलब हानि नहीं होगी और हमारे फर्टिलाइजर भी निकलेंगे। इसे बोलते हैं इकोसिन टॉयलेट, यूज इन श्रीलंका एंड केरला, है ना, जो वाटर ट्रीटमेंट एक प्रकार का, इसलिए कहते हैं इंटीग्रेटेड बेस्ड वाटर ट्रीटमेंट है, फ्रेंड ऑफ अर्काटा मार्स। इकोसिन टॉयलेट के बारे में इन्होंने बताया, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, रेसेसिव पेरेंटल ट्रेट एक्सपीरियंट विदाउट एनी ब्लेंडिंग एप टू जनरेशन। सही बात है, जब पेरेंट्स 2 का क्रॉस करा के जो हमारे F1 आए थे उसमें ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस है, लॉ ऑफ ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस भी बोलते हैं, लॉ ऑफ डोमिनेंस को। लेकिन कहते हैं जो इसके बाद इनकी सेल्फिंग कराई थी, F2 जनरेशन यहाँ पे निकाला था, तो एक प्रकार के लॉ ऑफ सेग्रीगेशन किए होते हैं। क्यों? कैरेक्टर का सेग्रीगेशन हो गया, किसी प्रकार की ब्लेंडिंग नहीं होती है। तो पहली बात सही है इसमें, ब्लेंडिंग F2 जनरेशन है। कैन बी इंटरफेयर F1 प्लांट, ओके ठीक है, इंटरफेयर प्रोसेस ऑफ ए एलील ऑफ पेरेंटल। देखो अब इसमें क्या बता रहा है, कह रहा है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन के बारे में बता रहा है, ठीक है। एक चीज़ में एक बात जान लो आप, जब म्योसिस होता है, म्योसिस के द्वारा हमारे जो गैमीट बनते हैं, ठीक है, जो गैमीट बनते हैं, थोड़ा सा बता देंगे। यहाँ पे देखो एक क्रोमोसोम ये है, ठीक है, एक क्रोमोसोम ये है, इधर ये टेट्राड है, ठीक है, होमोलोगस क्रोमोसोम है इस प्रकार से, ठीक है। इसके बाद क्या होता है, इनका सेग्रीगेशन होगा पहले किसमें? म्योसिस 1 में। तो ऊपर वाले क्रोमोसोम अलग हो जाएंगे इस तरह से, ठीक है, ये इस तरह से हो गए और ये वाले क्रोमोसोम अलग हो गए, ठीक है, ये वाले। अब ये सेल अलग हो गई, ये वाली सेल अलग हो गई। कहते हैं जब म्योसिस 2 होगा, तो इसके बाद म्योसिस जब 2 होगा, म्योसिस 2 होगा जब, तो यहाँ पे इनकी स्प्लिटिंग हो जाएगी, इधर से स्प्लिटिंग हो जाएगी। तो कहते हैं ये वाले ऊपर के 2 क्रोमोसोम अलग हो गए ऐसे करके, ठीक है, और ये वाला अलग हो गया ऐसे करके, ठीक है, ये इधर, ये इधर, ठीक है। अब 1 2 3 और यहाँ पे 4 सेल बनी है। तो पहले देखो ये होमोलोगस क्रोमोसोम थे, क्रोमोसोम अलग हो गए, इसके बाद स्प्लिटिंग हो गई किसमें? म्योसिस 2 में। ये कब हुआ? म्योसिस 1 में। और ये कब हुआ? म्योसिस 2 में, ठीक है। तो कहते हैं जो बनने वाले गैमीट हैं उनके पास कहते हैं कि फॉर्म गैमीट बाय द म्योसिस नॉट ओनली रिसीव 1 एलील, है ना, 1 एलील ऑफ एलिलिक पेयर बट आल्सो रिसीव 1 क्रोमोसोम ऑफ ईच क्रोमोसोम। एक लाइन है एनसीईआरटी के, कहते हैं इनके पास सिर्फ एक ही एलील है, इसके पास एलिलिक पेयर है। मान लो यहाँ पे हाइट का होगा तो इसके भी हाइट का होगा, यहाँ मान लो आपका कलर है तो यहाँ भी कलर है। तो इनके पास एक ही क्रोमोसोम पर दोनों के दोनों एलील है, यानी पूरे एलिलिक पेयर है ना। और यहाँ पे देखा तो सिर्फ एक ही चीज़ है ना, एक ही है ना, एक ही फिनोटाइप कैरेक्टर है, एक ही जीन है, मतलब एक ही एलील है। तो सिंगल एलील होंगे इनके पास और सिंगल ही क्रोमोसोम होंगे इनके पास, ठीक है। तो फॉर्म गैमीट विद द हेल्प ऑफ मेयोसिस नॉट ओनली रिसीव 1 एलील ऑफ ईच एलिलिक पेयर बट आल्सो रिसीव सिंगल क्रोमोसोम ऑफ ईच क्रोमोसोम पेयर। यही बात लिखी है यहाँ पे, देखो प्रोड्यूस गैमीट प्रोसेस ऑफ किसके द्वारा? मेयोसिस के द्वारा, ठीक है। एंड एलील पेरेंटल पेयर, जो पेरेंटल पेयर था, है ना, पेरेंटल पेयर सेग्रीगेट हो जाते हैं, सेग्रीगेट ऑफ ईच अदर ऑफ ओनली 1 एलील, लिखा है ना, 1 एलील ट्रांसफर्ड इनटू गैमीट हियर ए एंड बी क्या होगा? मेयोसिस होगा और सेग्रीगेशन होगा, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, 2 न्यूक्लियोटाइड आर लिंक्ड थ्रू 3' 5' फास्फोडाइस्टर लिंकेज,
फ्रॉम द डाइन्यूक्लियोटाइड, बहुत सही बात है ना। कहते हैं इन आरएनए में क्या होता है 5 मेथाइल यूरेसिल। 5 मेथाइल यूरेसिल क्या होता है, इसी का दूसरा नाम होता है किसका, थायमीन का दूसरा नाम है ये 5 मेथाइल यूरेसिल। फाउंड इन प्लेस ऑफ थायमीन नहीं, ये तो एक ही बात हो गई, तो गलत हो गया, ये सही है आपका, ठीक है। तो बहुत ओनली वन स्टेटमेंट इज करेक्ट, ठीक। नेक्स्ट देख लेते हैं। अल्टरनेट सोर्स ऑफ प्रोटीन सिंगल सेल प्रोटीन होती है, इसमें ज़्यादा कुछ बताने वाला है नहीं, आगे बढ़ते हैं। अर्थबॉम्ब की बायलेटरल सिमेट्री होती है, ये भी कोई बताने वाला है नहीं। तो कहते हैं ब्लैटी एलिमेंटीज से लेके हायर तक, हायर सबके पास कैसे होते हैं, बायलेटरल सिमेट्री होगी, बायलैटरल सिमेट्री। और सिर्फ छोड़ देंगे किसको, बीच में छोड़ देंगे काइनोडर्मेटा को, वो भी एडल्ट वाला छोड़ देंगे। इसके पहले आपके जो पॉलीफेरा आए थे, इसके पहले आपके जो सिलेंड्रेटा आए थे, इसके पहले जो आपके टीनोफोरा आए थे, इनमें कहते हैं होती है रेडियल सिमेट्री, इसमें होती है एसिमेट्री। इसके बाद प्लेटी से लेकर हायर तक सब में होती है बायलैटरल सिमेट्री, बीच में होती है काइनोडर्मेटा, एडल्ट में रेडियल सिमेट्री। तो कहते हैं ओनली वन प्लेन बॉडी डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल हाफ पैनल, तो कहते हैं बायलैटरल सिमेट्री। इफ एनी प्लेन, मतलब किसी भी एक्सिस पे हम काटने पर उसको 2 इक्वल हाफ में डिवाइड करते हैं तो उसे कहते हैं रेडियल सिमेट्री, है ना। तो ओनली वन प्लेन बॉडी डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल हाफ, देन सिमेट्री इज बायलैटरल सिमेट्री इन एनी प्लेन डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल हाफ, तो कहते हैं रेडियल सिमेट्री, ठीक है। रेडियल बायलैटरल सिमेट्री आएगी अर्थबॉम्ब में। कार्पस कैलोसम, जो हमारे दोनों सेरेब्रल हेमिस्फीयर होते हैं, दोनों सेरेब्रल हेमिस्फीयर किस प्रकार से कनेक्ट होते हैं, ऐसे कनेक्ट होते हैं, ऐसे करके। तो ये क्या है, एक प्रकार का कार्पस कैलोसम है, ठीक है। लॉन्गिट्यूडनली कनेक्टेड दोनों के दोनों सेरेब्रल हेमिस्फीयर, ठीक है, सेरेब्रल हेमिस्फीयर, ठीक है। पूरा क्या सेरेब्रम एक प्रकार का ब्रेन का। तो कहते हैं कार्पस कैलोसम प्रेजेंट होता है किसमें, प्रेजेंट होता है किस प्रकार से, ट्रांसफरली, ये लॉन्गिट्यूडनली है, तो लॉन्गिट्यूडनली होते हैं और जुड़े होते हैं दोनों के दोनों सेरेब्रल हेमिस्फीयर। यहाँ ट्रांसफर नहीं होगा, यह लॉन्गिट्यूडनल ठीक है, लेकिन मिड ब्रेन से मिड ब्रेन ये कुछ नहीं होता, गलत है, दोनों सेरेब्रल हेमिस्फीयर को जोड़ेगा। तो थर्ड ऑप्शन विल बी करेक्ट। आगे बढ़ते हैं। कहते हैं एक्टिव इम्यूनिटी इज फास्ट, नहीं होती, स्लो होती है, ठीक है, पैसिव होती थी फास्ट। एंड नॉट टेक टाइम टू, बिल्कुल टाइम लेती है, नॉट टेक नहीं, गलत हो गया आपका, फुल इफेक्टिव होने के लिए टाइम लेगी। प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन क्या, बोन मैरो एंड थाइमस होती है, थायराइड नहीं होती है, ठीक है। तो ये भी गलत हो गया, बोथ स्टेटमेंट इनकरेक्ट, बोथ स्टेटमेंट इनकरेक्ट, फर्स्ट ऑप्शन विल बी करेक्ट। आगे बढ़ते हैं। ये है स्पार्क डिस्चार्ज एपरेटस ऑफ सिंगर, किसका दिया है, मिलर दिया है, मिलर एक्सपेरिमेंट पर 1953 में। इन्होंने क्या किया था, एक्चुअली मुझे बोला जा रहा था कि लुईस पास्चर साहब ने कहा था कि लाइफ ओरिजिनेट्स फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग लाइफ, लाइफ पहले से बनी हुई लाइफ से आती है। लेकिन इन्होंने कहा था बायोकेमिकल नेचर उन्होंने बताया, उन्होंने कहा कि लाइफ ओरिजिनेट फ्रॉम नॉन लिविंग बायोमोलिक्यूल, है ना। तो इस चीज़ को प्रूव करने के लिए उन्होंने एक स्पार्क डिस्चार्ज मेथड में उन्होंने बताया, और इन्होंने बड़ा फ्लास्क लिया, एक में छोटा फ्लास्क लिया, और कहते हैं इन्होंने इलेक्ट्रोड डाले यहाँ पे, ये क्या हो गया, इलेक्ट्रोड हो गया, ये इलेक्ट्रोड डाले जो किसके बने होते हैं, टंगस्टन के बने होते हैं, ठीक है। और यहाँ पे इन्होंने 800 डिग्री सेंटीग्रेड तक इतने देर तक उन्होंने किया स्पार्क यहाँ पे, तब कि इसका टेम्परेचर कितना नहीं होगा, 800 डिग्री सेंटीग्रेड। क्यों, उस टाइम का जो टेम्परेचर होता था 800 ही होता था। और उन्होंने एटमॉस्फेयर लिया, कैसा लिया, रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर लिया, बोले तो यहाँ पर ऑक्सीजन का यूज नहीं किया गया, ठीक है। और इस प्रकार से कुछ लिक्विड बना और यहाँ पे इकट्ठा हो गया। और कहते हैं वाटर कंटेनिंग ऑर्गेनिक मटेरियल, तो ऑर्गेनिक मटेरियल का मतलब है यहाँ पे कुछ एमिनो एसिड बने, रेड कलर का एक लिक्विड बना जिसके पास होते थे एमिनो एसिड। इस प्रकार से उन्होंने प्रूव कर दिया कि लाइफ ऑरिजिनेट फ्रॉम नॉन लिविंग मैटर, है ना, नॉन लिविंग मैटर, नॉन लिविंग बायोमोलिक्यूल। और जो गैस का उन्होंने एक कॉम्बिनेशन लिया था, वो लिया था मीथेन, अमोनिया एंड हाइड्रोजन का रेशियो लिया था 2:1:2। तो कहते हैं अमोनिया आधा लिया, ठीक है, अमोनिया आधा लिया, बाकी इनसे डबल लिया, इनका डबल रेशियो, इनका आधा रेशियो, ठीक है। अमोनिया आधा लिया, ठीक है, ऐसे याद रख लो, 2:1:2, और प्लस वाटर वेपर्स भी लिए उन्होंने, ठीक है, वाटर वेपर्स भी लिए, है ना। तो कहते हैं इलेक्ट्रोड है, ठीक है, लेकिन ये NH3 ये भी ठीक है, अमोनिया है, लेकिन यहाँ पे इथेन नहीं होगा, तो गलत हो गया। सेकंड वाले ऑप्शन में आपका यहाँ पे कौन सा, CO2 नहीं होगा, तो ये भी गलत हो गया। थर्ड वाले ऑप्शन में आपका यहाँ पे ये भी ठीक है, लेकिन इसमें एक और थी, कौन सी वाली, हाइड्रोजन भी थी, वाटर वेपर्स भी था, तो ये वाला आपका नहीं माना जाएगा। मोस्ट करेक्ट आंसर आपका 4 होगा, क्यों, इसमें अमोनिया भी है और H2 भी है, H2O भी है, मीथेन भी है, और वैक्यूम हो गया। तो C क्या है यहाँ पे, C वैक्यूम है। तो नेक्स्ट देख लेते हैं। कहते हैं जो ब्लड है इसमें 45% फॉर्म्ड एलिमेंट होते हैं, बोले RBC, WBC एंड प्लेटलेट, और जो 55% होता है वो क्या होता है, प्लाज्मा होता है, ठीक है, प्लाज्मा। और ये प्लाज्मा
जो बना होता है कितने 90 से लेके 92% पानी से बना होता है। बाकी इसमें प्रोटीन होती है 6 से लेके 8%, जिसमें से मेनली एल्बुमिन, ग्लोबुलिन एंड फाइब्रोनोजन होती है, जिसमें से फाइब्रोनोजन वाली होती है जो क्लॉटिंग में हेल्प करती है। इतनी सी लाइन बोलने पे सारे क्वेश्चन यहाँ पे आपके सॉल्व हो जाएंगे। कहते हैं प्लाज्मा कंटेनिंग 55% ऑफ ब्लड, है ना, 55% ऑफ ब्लड होता है, और ब्लड भी 90 से 92% पानी से मिलकर बना होता है। तो 90 से 92% प्लाज्मा वाटर होता है, और प्रोटीन कंटेंट 6 से 8% प्रोटीन 6 से 8% प्रोटीन होती है प्लाज्मा में। ये भी अभी मैंने लाइन बोला था, ये भी सही हो गया, ये भी सही हो गया, ये भी सही है, ठीक है। तो कहते हैं इसके बाद कुछ स्मॉल अमाउंट में कुछ मिनरल्स भी होते हैं, जैसे सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड बाइकार्बोनेट। इन्होंने लिखा है वेरी लार्ज नहीं, स्मॉल अमाउंट में होते हैं। एनसीईआरटी की लाइन है, सिर्फ एक्यूरेसी के लिए यहाँ डाला गया, तो आपका ये वाला गलत हो गया, ठीक है। ग्लूकोज, एमिनो एसिड भी होंगे, लिपिड भी होंगे, टीसी बिल्कुल होंगे, है ना। वो कहते हैं यहाँ पे देखो ये पॉइंट है, वी है, ये वी आई, यहाँ से बी आई है, ठीक है, 6 है। कहते हैं फैक्टर फॉर कोगुलेशन और क्लॉटिंग फैक्टर पाए जाते हैं, ठीक है, लेकिन वो एक्टिव फॉर्म में नहीं, इनएक्टिव फॉर्म में होंगे। जैसे कि फाइब्रिनोजन, जब लग जाता है जेन तो कैसे होते हैं, वो हो जाते हैं कैसे, इनएक्टिव। तो फाइब्रिनोजन जैसे इनएक्टिव होते हैं, एक्टिव में नहीं होते। तो आपको ये वाला भी गलत हो गया, 6 वाला भी गलत हो गया, ठीक है। इसके बाद 7 वाला देखते हैं, प्लाज्मा विद क्लॉटिंग फैक्टर इज सीरम। नहीं, प्लाज्मा विदाउट क्लॉटिंग फैक्टर इज सीरम होता है। जब प्लाज्मा है इसके हम क्लॉटिंग फैक्टर बोले तो फाइब्रिनोजन प्रोटीन को निकाल दें, मतलब जो 55% आपको कॉन्स्टिट्यूट है, इसमें सिर्फ और सिर्फ आप फाइब्रोनोजन प्रोटीन को निकाल दो, तो जो बचा उसे सीरम कहते हैं। तो ये भी आपका गलत हो गया। सही होगा 1, 2, 3 एंड 5। 1, 2, 3 एंड 5 ऑप्शन दिख रहा है, 1, 2 एंड 3, 5 ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन दिख रहा है। नेक्स्ट देख लेते हैं लाइपेज। तो कहते हैं ये सबस्ट्रेट है, तो जैसा सबस्ट्रेट वैसा ही एंजाइम, ठीक है, ये वैसा ही एंजाइम अटैक करेगा। अगर डाइपेप्टाइड सबस्ट्रेट है तो डाइपेप्टाइड अटैक करेगा, लिपिड है तो लाइपेज अटैक करेगा, न्यूक्लियो एसिड है तो न्यूक्लिएज अटैक करेगा, और पेप्टोन्स एंड प्रोटीएज है तो आपका जो प्रोटीन हार्मोन है कार्बोक्सीपेप्टाइडेज ये अटैक करेगा। आप मैचिंग कर लेना, मैं नहीं बताऊंगा आंसर। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। कहते हैं अमेरिकन कंपनी इली लिली कंपनी है, 1983 में इन्होंने ह्यूमन इंसुलिन बनाया, जिसको हमने बोला ह्यूमिलिन, है ना। इसको मैंने क्या बोला, ह्यूमिलिन बोला। ह्यूमन इंसुलिन बनाया, कैसे बनाया, आर्टिफिशियल तरीके से बनाया, ठीक है। अब कैसे बनाया, एक क्वेश्चन इसके बाद और है, वहाँ पे मैं डिटेल से बता दूंगा। अब इतना जान लीजिए, अमेरिकन कंपनी इली लिली ने ह्यूमन इंसुलिन बनाया था, ठीक है। कैसे बनाया था, आगे एक क्वेश्चन और है, फिर से मैं उसका अच्छे से डिटेल से बताऊंगा, ठीक है। यहाँ पे नहीं याद रख लो। टैग पॉलीमरेज थर्मस एक्वाटिकस, है ना, टी का मतलब है थर्मस, एक ही मतलब एक्वाटिकस। तो थर्मस एक्वाटिकस जो थर्मोफिलिक ऑर्गेनिज्म होता है, वहाँ से एक डीएनए निकाला गया था, इसे हम टैग, इसमें मैचिंग है, ऑब्टेन डीएनए लिसिस ऑफ बैक्टीरियल सेल नहीं, रिमूवल ऑफ न्यूक्लियोटाइड फ्रॉम द नहीं, जॉइनिंग ऑफ डीएनए, सिंथेसिस ऑफ डीएनए। हाँ, टैग पॉलीमरेज सिंथेसिस ऑफ डीएनए करेगा, बोले तो पॉलीमराइजेशन करेगा, ये सही है। अच्छा, इसमें क्या पूछना है, करेक्टली मैचिंग, अच्छा नॉट करेक्टली मैचिंग, ठीक है। तो काइटिनेज किसके लिए, काइटिन बोले तो काइटिन बोले तो काइटिन किसकी है, सेल वॉल होती है फंजाई की, है ना। तो फंजाई की सेल वॉल को डिग्रेड करने के लिए काइटिनेज चाहिए होता है ना। लेकिन ये काइटिनेज क्या है, किसको डिग्रेड करने के लिए, बैक्टीरिया सेल वॉल को नहीं, इसकी सेल वॉल को डिग्रेड करने के लिए जरूरत होती है लाइसोजाइम की। तो ये आपका इनकरेक्ट मैच हो गया, यानी सेकंड ऑप्शन विल बी करेक्ट। आगे देख लेते हैं एक्सोन्यूक्लियस। आपको जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड होता है उसको किनारे से रिमूव करने का जो काम होता है वो एक्सोन्यूक्लियस का होता है, ठीक है। रिमूव न्यूक्लियोटाइड फ्रॉम द एंड ऑफ द डीएनए, डीएनए लाइगेज जॉइनिंग एंजाइम होता है, डीएनए प्रोटीन को जोड़ने का काम करेगा। ये भी सही हो गया, तो सेकंड ऑप्शन विल बी करेक्ट, क्योंकि पूछा था इनकरेक्ट। ये देख लेते हैं, ये क्या है, ये डीएनए की एक्चुअली में टेम्पलेट स्ट्रैंड, और ये वाली जो है कैसी है, कोडिंग स्ट्रैंड है। कोडिंग क्यों होता है अभी बताते हैं, कोडिंग स्ट्रैंड है, ठीक है। तो कहते हैं जो टेम्पलेट स्ट्रैंड है उससे जो नया डीएनए नया आरएनए बनेगा, है ना, इस डायरेक्शन में बनेगा, इधर ऐसे करके यहाँ बनेगा, ठीक है। वो बनता है हमेशा 5' to 3' डायरेक्शन में। तो इसी की बेसिस में इसमें नाम रख दिए गए। तो इसी पोलैरिटी को लेके ये 5' to 3' वाला डीएनए है। ये कौन सा है, ये एमआरएनए है जो हमने बनाया, ये एमआरएनए है। ये कैसे बना, ट्रांसक्रिप्शन की हेल्प से बना, ठीक है। तो इसको बोल दिया कोडिंग स्ट्रैंड, क्योंकि ये कोडिंग स्ट्रैंड है, ये है 5' वाला, है ना। ये कोडिंग भी बोलते हैं, एमआरएनए कोडिंग भी बोलते हैं इनको, ठीक है। और ये टेम्पलेट है, टेम्पलेट बोल दो या फिर इसको बोल दो नॉन कोडिंग, ठीक है। इसे कोडिंग बोलो या फिर बोल दो नॉन टेम्पलेट बोल दो उसको, बात एक ही है, ठीक है। तो कहते हैं जो इसका जो ये वाला पार्ट है इसे बोलते हैं अपस्ट्रीम, और ये वाला है कैसा, डाउनस्ट्रीम। इसको अपस्ट्रीम बोलते हैं, ये प्रमोटर होता है, क्योंकि प्रमोटर होता है। तो ये प्रमोटर हो गया, और यहाँ पे क्या हो गया, आपका टर्मिनेटर हो गया। तो ये क्या हो गया, टर्मिनेटर हो गया,
ठीक है। तो ए क्या, ए प्रमोटर हो गया, और बी क्या है, टर्मिनेटर हो गया, यहाँ भी है, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे सी क्या है, सी आपका टेम्पलेट स्टैंड है, ठीक है, टेम्पलेट है, और कोडिंग स्टैंड है, तो थर्ड ऑप्शन विल बी करेक्ट। ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस दी गई है। आगे बढ़ते हैं। बायोगैस मेनली होती है, क्या होती है, मीथेन, CO2 एंड हाइड्रोजन होती है, जिसमें मीथेन सबसे ज़्यादा होती है, लगभग 70% के आसपास होती है, ठीक है। इसके बाद CO2, इसके बाद हाइड्रोजन, इसके बाद और भी होती हैं, नाइट्रोजन भी हो सकता है इसमें थोड़े अमाउंट में, है ना, H2S भी हो सकता है, ठीक है, ETC। मेनली गैस आपकी इतनी होती है, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू NCERT आप 3 ही याद रखिए, तो फोर्थ ऑप्शन विल बी करेक्ट। यहाँ पे नहीं होती है ऑक्सीजन, यहाँ पे नहीं होती है कार्बन मोनोऑक्साइड, और यहाँ पे नहीं होता है एथिल अल्कोहल, ठीक। आगे बढ़ते हैं। माइक्रो प्रोपोगेशन क्या प्लांट होता है, छोटे छोटे प्लांट को आर्टिफिशियल तरीके से बनाना, माइक्रो प्रोपोगेशन। तो प्रोपोगेशन ऑफ माइक्रो प्लांट, माइक्रो प्रोपोगेशन, तो क्या हो गया यहाँ पे, क्या हो गया, प्रोडक्शन ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ प्लांट, ठीक है, ये हो गया। मेरिस्टेम कल्चर, वायरस फ्री प्लांट, ठीक है। बायो फोर्टिफिकेशन क्या होता है, एक्चुअली में इसमें क्या होता है, न्यूट्रिशनल इनरिचमेंट बोले तो, जैसे मान लो आयरन 45 ये किसकी वैरायटी है, राइस की है। इसमें आयरन को 5 गुना बढ़ा दिया गया। एटलस 66 ले लो, एटलस 66 ये गेहूं की वैरायटी है, इसमें प्रोटीन को डबल कर दिया गया। इस प्रकार से कद्दू बनाया गया जिसमें विटामिन ए बढ़ा दिया गया, कैल्शियम और कैल्शियम जैसी चीज़ें बढ़ा दी भतुआ वगैरह में, है ना, पालक वगैरह में कैल्शियम बढ़ा दिया गया, विटामिन ए बढ़ाया गाजर में। इस तरह से कहते हैं जो खाने वाली चीज़ें हैं इनमें न्यूट्रिशन को बढ़ाना, विटामिन को बढ़ाना, प्रोटीन को बढ़ाना और कुछ इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स को बढ़ाना, इसे कहते हैं बायो फोर्टिफिकेशन, है ना, ताकि हम हिडन हैंगर से बच सकें। तो क्या हो गया, इंप्रूवमेंट ऑफ न्यूट्रिशन क्वालिटी इन द क्रॉप। कौन सा वाला क्रॉप, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म भी हो सकता है, ठीक है। अब जो बन गया है ना, इसलिए सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन, प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन, बिल्कुल सही जवाब है। अब ये प्रोटोप्लास्ट क्या बोला है भैया, ठीक है, प्रोटोप्लास्ट कहते हैं आपकी ये प्लांट सेल है, ये सेल मेम्ब्रेन है, अंदर साइटोप्लाज्म भरा, न्यूक्लियस है, अदर सेल ऑर्गेनेल है। तो कहते हैं इसकी सेल वॉल को हटा दो, प्लांट की सिर्फ सेल वॉल को हटा दो, और बचा जो पार्ट है ना, सेल मेम्ब्रेन के साथ, उसे कहते हैं प्रोटोप्लास्ट, है ना। तो प्लांट सेल विदाउट सेल वॉल इज प्रोटोप्लास्ट, ठीक है, मैचिंग कर लेना, मैं नहीं बताऊंगा। आगे बढ़ते हैं। कहते हैं स्टेटमेंट इज करेक्ट आउट द पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस क्या होता है भैया, जब काफ़ी सारे जीन किसी पार्टिकुलर कैरेक्टर को या फिनोटाइपिक कैरेक्टर को कंट्रोल करते हैं, इसे कहते हैं पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, ठीक है। ये पॉलीजेनिक, इसका उल्टा बोलो, जब एक जीन काफ़ी सारे कैरेक्टर को कंट्रोल करता है, इसे कहते हैं प्लियोट्रॉपी। तो प्लियोट्रॉपी एंड पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस जस्ट अ रिवर्स प्रोसेस, ठीक है। तो कहते हैं पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, वन जीन मैनी कैरेक्टर, प्लियोट्रॉपी, मैनी जीन वन कैरेक्टर, पॉलीजीन, ठीक है। एग्जाम्पल होता है आपका ह्यूमन का स्किन कलर, ये एक्चुअली में ट्राई हाइब्रिड क्रॉस होता है, ठीक है, ट्राई हाइब्रिड क्रॉस होता है एक प्रकार के। और कहते हैं बिसाइड द एनवायरनमेंट, देखो एनवायरमेंटल इफेक्ट भी पड़ रहा है, जैसे अफ्रीका में रहने वाले काले होते हैं, इंडिया में रहने वाले काले प्लस गोरे भी होते हैं, सांवले जिसे कहते हैं, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया में निकल जाओ वहाँ गोरे होते हैं, कहीं और ज़्यादा गोरे होते हैं। तो कलर को लेके, है ना, हाइट को लेके, हाइट ऑफ द हाइट को भी ले सकते हैं, ह्यूमन की हाइट को लेके, कलर के लेके काफ़ी ज़्यादा वेरिएशन मिले। इसलिए आपको जो 93331 रेशियो है, ये इतना नहीं आएगा, कुछ अलग आ जाएगा अगर डायहाइब्रिड क्रॉस होगा। फिलहाल ह्यूमन इसके लिए ट्राइहाइब्रिड क्रॉस है। डायहाइब्रिड क्रॉस में अगर एग्जांपल बोलो तो वीट का जो कोड होती है ना, रेन कोड ऑफ वीट, है ना, वो कैसी होती है, डायहाइब्रिड क्रॉस में होती है। तो 9331 रेशियो ना आके कुछ और आ जाएगा, है ना, 1:4, 4:6 रेशियो। यहाँ पे याद नहीं आ रहा एग्जैक्टली में, शायद 15:20 यहाँ भी 15 होगा, शायद 6:4:1, इस तरह से कुछ लंबा सा रेशियो आता है, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है। तो इतना जान लीजिए, कलर को लेके, हाइट को लेके काफ़ी ज़्यादा वेरिएशन होना, है ना। तो मल्टीपल जीन वन कैरेक्टर बोले तो हाइट ले लो, एक कलर ले लो, तो उसे कहते हैं पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। इन्वायरमेंटल इफेक्ट भी होता है, ये लाइन लिखी एकदम सही लिखी है ना। ह्यूमन स्किन कलर इसका एग्जाम्पल हो गया, लेकिन वो क्वालिटेटिव एनालिसिस नहीं होता है, क्वान्टिटेटिव होता है। भैया गलत हो गया, यहाँ भी देखो क्वालिटेटिव बोल दिया, ये भी क्वांटिटेटिव, ये भी गलत हो गया, और ये प्लेट्रोपी वाली लाइन लिखी है, इसलिए थर्ड ऑप्शन विल बी करेक्ट। नेक्स्ट देख लेते हैं, एक्सो मेथड क्या होता है। एक्सो मेथड एक्चुअली में जो जब मेल का जो गैमीट होता है ना, मेल क्रोमोसोम डिसाइड करेगा सेक्स को, है ना, तो कहते हैं XX XY। ये क्या है, मेल हेट्रोगैमेटिक, मेल हेट्रोगैमेटिक, मेल हेट्रो बोलो या बोल दो फीमेल होमो, बात एक ही है, फीमेल होमोगैमेटिक। बोले फीमेल वाला क्रोमोसोम होगा एक जैसा होगा, तो XX XY वाला ये कौन सा है, ये फीमेल है। X नॉट बोलो या XXY, ये कौन सी है, दोनों मेल है, ठीक है।
ये कहाँ पाए जाते हैं? ये वाला होता है ग्रास हॉपर में, ठीक है। ये वाला किस में होता है? ये ह्यूमन में होता है और ड्रोसोफिला इंसेक्ट में होता है, ठीक है। तो ये हो गया एब्स्ट्रैक्ट सेक्स डिटरमिनेंट कहाँ होगा आपका? इसे फीमेल होमोगैमेटिक बोलो या मेल हेटेरोगैमेटिक बोलो, तो इसका आंसर आ जाएगा 4th में, ठीक है। और ट्राइसोमी और 24 डाउन सिंड्रोम होता है, इसे ट्राइसोमी बोले तो 2n+1 बोलते हैं, इसका एग्जाम्पल डाउन सिंड्रोम है तो फर्स्ट हो जाएगा। और फीमेल हेटेरोगैमेटिक बोले तो यहाँ पे लिखा है मेथड ऑफ सेक्स डिटरमिनेशन ऑफ, अधूरा लिखा है यहाँ पे ZZ एंड ZW, तो ZW वाला है वो कौन सा है? फीमेल है, और ZZ वाला कौन सा है? मेल है। ये पाया जाता है बर्ड के पास, पाया जाता है रेप्टाइल्स के पास एंड कुछ एम्फीबियन के पास, ठीक है। तो ZZ ZW, तो इसमें क्या सर? फीमेल हेटेरोगैमेटिक होता है, तो फीमेल हेटेरोगैमेटिक आपका सेकंड में आंसर आएगा। मैचिंग कर लीजिएगा आगे, ठीक है। कैट एंड डॉग हैव सेम, कुत्ता और बिल्ली का क्या सेम होता है? कुत्ता बाय जीनस, देखो इसको बोलते हैं क्या? कैनस फैमिलियस, एक होता है फैलस डोमेस्टिका, तो कैनस फैमिलियस डॉग होता है और फैलस डोमेस्टिका क्या होता है? कैट। तो कहते हैं देखो जीनस भी डिफरेंट हो गया, जब नाम है, जब जूलॉजी का नाम ही अलग हो गया तो जीनस भी डिफरेंट है, स्पीसीज भी डिफरेंट। अब आते फैमिली में, तो कहते हैं कि डॉग की फैमिली होती है वो होती है कैनेडी, है ना, और जो कैट की फैमिली होती है वो होती है फैलिडी, ठीक है। तो फैमिली भी डिफरेंट होगी भैया, तो सेम क्या होगा? ऑर्डर ही होगा, ऑब्वियसली ऑर्डर ही सेम होता है, दोनों के दोनों ऑर्डर होते हैं कार्निवोरा, ठीक है। तो क्या सेम है कुत्ता बिल्ली का? ऑर्डर सेम होता है। इसके अलावा जो होता है ना KCOFGS, है ना, KCOFGS, कुछ छूट रहा है क्या? किंगडम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज, KCOFGS। तो किंगडम ऑर्डर मतलब जो आपके डिसेंडेंट सीरीज पूरी होती है, इसमें अगर एक चीज़ सेम हो गई, एक चीज़ सेम हो गई, जैसे ऑर्डर सेम हो गया, तो ऊपर आने वाली क्लास और यहाँ पे KPCO है, KPCO, हाँ के फाइलम छूट रहा था यहाँ पे, तो KPCOFGS, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज। अगर ऑर्डर सेम हो गया तो क्लास भी सेम होगी और फाइलम भी सेम होगा और किंगडम भी सेम होगा, अगर नीचे के तीनों डिफरेंट हैं। तो फिलहाल 4th ऑप्शन हो गया आपका, आगे देख लेते हैं। मैथ्यू मेसेल्सन एंड एफ स्टेल ने एक्सपेरिमेंट दिया था, सेमी कंजर्वेटिव को प्रूव किया था। कहते हैं सेमी कंजर्वेटिव ऑफ डीएनए दिया था वॉटसन एंड क्रेग ने 1953 में, लेकिन वो प्रूव नहीं कर पाए थे। प्रूव किया था मेसेल्सन एंड स्टेल ने, कब किया था? 1958 में। कैसे किया था? इन्होंने ई कोलाई बैक्टीरिया लिया और इनका कल्चर किया किसमें? सीजियम क्लोराइड की हेल्प से, और ले लिया हैवी आइसोटोप ऑफ N15, ठीक है, N15 इसमें ग्रो करा दिया। तो कहते हैं जो बनने वाले दोनों के दोनों स्ट्रैंड हैं डीएनए के, वो कैसे हो गए? N15, ये हो गया N15 और N15, ठीक है, ये N15 हो गया। अब कहते हैं जो फर्स्ट जनरेशन होगी, फर्स्ट जनरेशन की कितनी होती है? 20 मिनट की, तो बनने वाले दोनों अलग हो गए। अब सेमी कंजर्वेटिव मैटर क्या होता है? सेमी कंजर्वेटिव मैटर का मतलब ये होता है कि बनने वाला नया डीएनए एक तो वही होगा वैसा और नया होगा, दूसरा वाला नया होगा, इसे कहते हैं सेमी कंजर्व, मतलब आधा ही कंजर्व होगा, ठीक है। तो एक डीएनए नया स्ट्रैंड बनेगा, हम अलग से कलर से बना दे रहे हैं, मान लो हमने बना दिया ये ऐसे करके, ठीक है, ये बना दिया डीएनए, ठीक है। अब जब दूसरी जनरेशन होगी, बोले तो सेकंड जनरेशन आएगी, तो आपके सारे अलग हो जाएंगे, ब्लू वाले अलग, ठीक है, और येलो वाले अलग, ये येलो बन गए, ऐसे करके बना दिया ये, ठीक है, येलो वाले बन गए, चारों अलग हो गए। अब इसके अलावा अब तुम्हारे जो एक बार ब्लू आ गया तो बार बार ब्लू आते रहेंगे, क्यों? ये नया वाला बन गया, ठीक है। तो ये भी आपका ब्लू वाला ऐसे, सॉरी ये येलो बन गया, ठीक है। तो एक येलो हो गया इधर और एक ब्लू होगा, ये ब्लू हो गया, ठीक है। तो अब ब्लू बार बार आता रहेगा, मतलब ये रिपीट होता रहेगा, ठीक है। यस, नया डीएनए, 4 डीएनए बने सेकंड जनरेशन में, ठीक है। तो कहते हैं जो ये आपके 2 येलो है तो वापस से 2 येलो हमेशा ही रहेंगे। इसे तो प्रूव हो गया कि 2 यहाँ भी 1-2 हाइब्रिड हैं, इनको बोल दिया हाइब्रिड, इनको बोल दिया मैंने हाइब्रिड। हाइब्रिड बोले तो N14 N15, एक स्ट्रैंड डीएनए 14 की है, एक 15 की है। हाइब्रिड 2 हमेशा फिक्स हैं, देखो यहाँ भी 2 फिक्स हैं, तो 2 हमेशा फिक्स ही रहेंगे, बोले हाइब्रिड 2 हमेशा रहेंगे। और जो न्यू वाले हैं, जो प्योर वाले हैं, वो हमेशा बाद में अगले मतलब फर्स्ट जनरेशन के बाद 0 है। देखो यहाँ पे कोई है कि न्यू वाला नहीं, एक भी नहीं है ऐसा वाला, तो ये हमेशा कैसे होंगे? प्योर वाले हमेशा 0 होंगे फर्स्ट जनरेशन के बाद, ठीक है। और हाइब्रिड वाले हमेशा फिक्स होंगे, ये भी फिक्स होंगे, कैसे कितने होंगे? हमेशा 2 होंगे। और बाकी जो बचेंगे वो सब कैसे होंगे? वो होंगे नॉर्मल वाले, ठीक है। नॉर्मल बोले तो ये ब्लू वाले, ये वाली है। अब कहते हैं सेकंड जनरेशन में पूछा गया, एक ट्रिक बताते हैं 2 की पावर n, ठीक है। और नंबर n क्या है? नंबर ऑफ जनरेशन। अगर 2 की पावर सेकंड जनरेशन में 2 की पावर 2 इक्वल टू 4, तो 4 बने 0 होंगे प्योर वाले,
और 2 होंगे हाइब्रिड वाले और 2 बचे हैं तो कौन से हो गए नॉर्मल वाले। ठीक है, मान लो अगर थर्ड जनरेशन का पूछते 2 की पावर 3 तो कितना हो जाएगा 8, तो 8 में से 0 होते हैं कौन से वाले प्योर वाले, और 2 होंगे हमेशा फिक्स हैं जो कि हाइब्रिड वाले, और बाकी बचे कितने 6 कौन से होंगे नॉर्मल वाले। ठीक है, ऐसे करके आप बनाते चले जाओ। इसका रेशियो आता है 0:1 कितना 3, ये रेशियो है जो पिछले लास्ट पेपर में आया था। इसका रेशियो आएगा 0:1:1। ठीक है, तो आंसर इसका कौन सा आ जाएगा, सेकंड आंसर भी करेक्ट। ठीक है, तो मैंने आपको पूरा बना के भी बता दिया और आपको एक फॉर्मूला ट्रिक भी बता दिया, 2 की पावर n है नंबर ऑफ जनरेशन। ठीक है, which of the following will not result loss of biodiversity? ओवर एक्सप्लॉयटेशन की वजह से भी बायोडाइवर्सिटी होता है। कीपिंग प्लांट बोटेनिकल ग्लैंड नहीं, अगर बोटेनिकल ग्लैंड में प्लांट को रखेंगी तो अच्छी बात है ना, तो ये नहीं होगा। इंट्रोडक्शन ऑफ एलियन स्पीसीज इंट्रोड्यूस करेंगे तब भी एक्सटेंशन के चांस रहेंगे, और कॉमर्शियल एक्सप्लोरेशन ऑफ हॉट स्पॉट है ना, तब भी हॉट स्पॉट का मतलब एक्सप्लोरेशन मतलब बर्बादी हो रही है, कट रहे वन कट रहे हैं बहुत ज़्यादा है ना। जैसे अमेजन रेन फॉरेस्ट कितने 14% हुआ करता था पहले पूरा बायोस्फीयर का, अब लगभग 6% भी नहीं बचा वो है ना, लगातार कटाई होती जा रही है। तो ये भी एक प्रकार का फ्रेगमेंटेशन लॉस है ना। ज़्यादा फॉलोइंग डिसीज कंपेयर टू क्यूरेबल है अगर जल्दी उनको पता चल गया, अर्ली डायग्नोसिस हो गई है ना, अर्ली डिटेक्शन और उसको ट्रीट कर सकते हैं। कौन सी गोनोरिया कहते हैं, एड्स, हेपेटाइटिस बी, जेनेटल हेल्थ, ये ऐसी डिसीज हैं अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी नॉन क्यूरेबल होती हैं, और सारी की सारी कैसी हैं वायरल डिसीज है। ठीक है, तो 4000 विल बी करेक्ट। आगे बढ़ते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इंसुलिन, हाँ जो क्वेश्चन अभी अमेरिकन एली लिली कंपनी वाला आया था 1983 वाला, उसको हम यहाँ से थोड़ा अच्छे से बताएंगे। इंसुलिन जो बनाई कहते हैं, देखो एक होती है 3 पॉलीपेप्टाइड चेन होती हैं, एक होती है पॉलीपेप्टाइड चेन ए, ये मैंने बना दिया ए चेन। ठीक है, और यहीं पे लगी होती है यहाँ पे बी चेन, यहाँ पे डाइसल्फाइड लिंकेज होगा ऐसे करके, और एक डाइसल्फाइड लिंकेज और होता है ऐसे करके। ठीक है, तो यहाँ पे करके ऐसे करके बड़ी सी चेन होती है, ये होती है बी चेन। ठीक है, और इसी से सी से यहाँ लगी होती है सी चेन, सबसे बड़ी होती है। इसके पास होते हैं 33 अमीनो एसिड। ठीक है, इसके पास होते हैं 21 अमीनो एसिड, और इसके पास होते हैं 30 अमीनो एसिड। ठीक है, तो कहते हैं कि जब सी, इसको कहते हैं प्रो इंसुलिन, प्रो इंसुलिन, प्रो इंसुलिन या इमेच्योर इंसुलिन। ठीक है, प्रो इंसुलिन या इमेच्योर, प्रो इंसुलिन या इमेच्योर इंसुलिन, इमेच्योर इंसुलिन बोलते हैं प्रो इंसुलिन। क्यों? क्योंकि सी पॉलीपेप्टाइड चेन है, इसको इसके वजह से बेकार मतलब इंटरप्शन है, ये बेकार की चेन है, इसको मतलब नहीं इससे। ठीक है, ये प्रो इंसुलिन है। मैच्योर इंसुलिन तब बनेगी जब सी पॉलीपेप्टाइड चेन को रिमूव कर देंगे ऐसे करके, ये रिमूव हो गया। अब जो बनने वाली दोनों पॉलीपेप्टाइड चेन है, ये इनके पास कितने हैं 51 अमीनो एसिड है, यही होती है एक्चुअली में इंसुलिन। अब ये मैच्योर इंसुलिन हो गया। ठीक है, मैच्योर इंसुलिन हो गया। 51 अमीनो एसिड होते हैं इसमें, 21 और 30, और इसकी भी डाइसल्फाइड बॉन्ड भी होता है। अब पढ़ लेते हैं, तो सी पेप्टाइड नॉट प्रेजेंट इन द मैच्योर इंसुलिन, मेरे को सही बात है, ये मैच्योर है, इसके पास नहीं है। ठीक है, अभी मैच्योर नहीं है, प्रो इंसुलिन नहीं है। ठीक है, मैच्योर हो गई, ये कौन सी होगी मैच्योर इंसुलिन, सी हटा दी मैंने, ये सही हो गया। कहते हैं इंसुलिन प्रोड्यूस बाय रिकॉम्बिनेंट डीएनए, सी पेप्टाइड नहीं, जो आपके रिकॉम्बिनेंट डीएनए से बनाते हैं। साइंटिस्ट ने एक्चुअली में उन्होंने सिर्फ ए अलग से बना ली चेन, ए चेन अलग से बना ली, ठीक है, और बी चेन अलग से बना ली, तो दोनों चेन बना के इनमें लगा दिए डाइसल्फाइड लिंकेज। ठीक है, और ए और बी चेन ऐसे करके डाइसल्फाइड लिंकेज से बना दी। ठीक है, उन्होंने सी बनाई ही नहीं, जब हमें आर्टिफिशियल तरीके से बनाना है तो सी क्यों बनाए भाई हम। तो अमेरिकन कंपनी इली लिली ने यही किया था, इकोलाई का प्लाज्मिड निकाला, उसमें जीन निकाले। ठीक है, ए जीन बी जीन बोल सकते हैं, ये आपका ए जीन हो गया और ये आपका बी जीन हो गया। इनकी कराई ट्रांसक्रिप्शन, तो बना दिए एमआरएनए से, बना दिए तुम्हारे प्रोटीन, और बना दी तुम्हारी 2 पॉलीपेप्टाइड चेन। ठीक है, तो अब वापस में डाइसल्फाइड बॉन्ड जोड़ के इन्होंने इंसुलिन बना दी, इसे बोले हीमोलिन। ठीक है, तो इसी प्रकार 1983 में हीमोलिन अमेरिकन कंपनी ने इस तरह से बनाई, उन्होंने सी बनाई ही नहीं। ठीक है, तो प्रो इंसुलिन हैज सी पेप्टाइड, बिल्कुल ये बात सही है, ये सही हो गई। और इंसुलिन प्रोड्यूस बाई, ये सी नहीं होती, ये गलत हो गया था। ठीक है, और ये सी पेप्टाइड, ये सही हो गया था, नॉट प्रेजेंट इन द मैच्योर, ये सही हो गया था। और सी पेप्टाइड, ए पेप्टाइड और बी पेप्टाइड ऑफ इंसुलिन इंटरकनेक्टेड बाई डाइसल्फाइड, बिल्कुल सही बात लिखी है ये, है ना, तो ये भी सही हो गया आपका। गलत है आपका, पूछ क्या रहे हैं इसमें, करेक्ट पूछ रहे हैं, तो आपका ए सी एंड डी है ना, ए सी एंड डी सही है यहाँ पे। ठीक, कलर चेंज कर लेते हैं। ठीक है, जेनेटिकली इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी, एक्चुअली में जो जीएमओ आप बनाते हैं, जीएमओ वगैरह बनाते हैं, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, उसको मार्केट करने से पहले
मार्केट करने से पहले ये अप्रूवल लेते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी। तो ऐसी कमेटी जो अप्रूव करती है किसी जीएमओ को मार्केट करने से पहले, उसको अप्रूव देती है, पेटेंट राइट देती है, कहती है कि आप इसको तभी बेच सकते हैं जब हमसे चेकअप कराएंगे, है ना। तो उसको वैलिडिटी को लेकर वैलिडिटी ऑफ जीएम रिसर्च करते हैं जीएमओ, और सेफ्टी इंट्रोड्यूसिंग एंड जीएम ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस पब्लिक सर्विस, है ना। पब्लिक सर्विस के लिए सेफ्टी पर्पज से ये देखा जाता है जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी के द्वारा, ठीक है। तो आप जो जीएमओ बनाए हैं उसे आप डायरेक्ट सेल नहीं कर सकते जब तक आप इनसे अप्रूवमेंट नहीं लेंगे। तो ये दोनों चीज़ें सही हैं, है ना। द वैलिडिटी ऑफ बायो पेटेंट, नहीं बायो पेटेंट के बारे में कुछ नहीं बोलता है ये 4000 बिलीव करंट। ये आपका क्या है, ये एक्चुअली में नेचुरल सिलेक्शन है। नेचुरल सिलेक्शन 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। एक होता है डायरेक्शनल, एक होता है स्टेबलाइजिंग, एक होता है डिसरप्टिव। इसमें एक्चुअली में कहते हैं जो डिसरप्टिव है इसमें 2 पीक मिलते हैं, 2 पीक्स, है ना। तो 2 पीक मिला, देखो इसमें मतलब ये कौन सा हो गया आपका डिसरप्टिव हो गया। और इन दोनों में क्या मिलती है, सिंगल पीक मिलती है, ऐसे करके, है ना, ऐसे करके सिंगल पीक मिलती है। अब इनमें अंतर क्या है, देखो तीनों ग्राफ बना देते हैं हम आपका, तीनों ग्राफ बना देते हैं। कहते हैं इफ, देखो ये एक ग्राफ ये बना दिया, एक ग्राफ ये बना दिया, एक ग्राफ ये, ठीक है। अब देखो ये डायरेक्शनल है, ये बीच से मोटा होता है, ठीक है। और डायरेक्शनल वाला कैसा होता है, ये तो ऐसा होगा, या फिर ये पहले से ऐसे करके ऐसे होगा, मतलब डायरेक्शन में, एक डायरेक्शन में ये आगे पीछे साइड है, ठीक है। मान लो अगर हम यहाँ पे ले लिए हाइट को लेंगे तो लगभग जो आपके मीडियम साइज के हैं लगभग 800 मान लिए यहाँ पे, और लगभग 100 लोग हैं छोटे छोटे और 100 लोग हैं जैसे बड़े बड़े, है ना। मैंने फिनोटाइप क्या लिया, हाइट ले लिया, 1000 इंडिविजुअल में देख रहे हैं, ठीक है। तो कहते हैं ओनली सिंगल पीक मिलती है इसमें, है ना। इंडिविजुअल मतलब मोर इंडिविजुअल, कहते हैं मोर इंडिविजुअल एक्वायर मीन कैरेक्टर वैल्यू, और इसमें कहते हैं मोर इंडिविजुअल एक्वायर अदर देन मीन कैरेक्टर वैल्यू, या तो आगे या फिर पीछे। मतलब इसमें स्मॉल हाइट की सबसे ज़्यादा है 800, बाकी यहाँ बहुत कम है, और इसमें लार्ज हाइट की सबसे ज़्यादा है ना। ये कब होता है, जब तुम्हारा एनवायरमेंट कंडीशन या तो बहुत ज़्यादा गर्मी हो या बहुत ज़्यादा सर्दी हो, इसमें नेचुरल हो, मतलब अच्छा हो, मतलब एनवायरमेंट बढ़िया से हो। और ये वाला मिलता है कौन सा, डिसरप्टिव। 2 स्मॉल हाइट के सबसे ज़्यादा होंगे और लार्ज हाइट के सबसे ज़्यादा होंगे, और मीडियम हाइट के सबसे कम होंगे, है ना। इसमें 2 पीक मिलती है, ऐसे बोलते हैं, ठीक है। इसलिए कहते हैं मोर इंडिविजुअल एक्वायर पेरिफेरल डिसरप्टिव वैल्यू, है ना, पेरिफेरल वैल्यू। इसमें एक वैल्यू लेते हैं, इसलिए कहते हैं हमारा डिसरप्टिव फर्स्ट ऑप्शन ब्लिक रेट। ये नेचुरल सिलेक्शन होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। लीवर डैमेज होता है किसमें, लिवर सिरोसिस में, ज़्यादा दारू नहीं पीनी चाहिए। और लिवर सिरोसिस होती क्यों, हम थोड़ा बता दें कहो तो, ठीक है। एक्चुअली में जो हम C2H5OH ले रहे हैं, C2H5OH एक प्रकार का ये हार्मफुल सब्सटेंस है, ठीक है। तो कहते हैं जो लीवर होता है, लीवर होता है हमारा, वो डिटॉक्सिफाइंग ऑर्गन होता है। इसका डिटॉक्सिफिकेशन करेगा और बना देगा क्या, एसिटिक एसिड बना देगा। ये क्या लेस हार्मफुल है, लेस हार्मफुल होता है ना। इस प्रोडक्ट में बना दिया। अब एक प्रकार का ये क्या है, फैटी एसिड है, ठीक है, फैटी एसिड है। और धीमे धीमे करके बार बार आप पी रहे हैं, दारू पी रहे हैं, लीवर डिटॉक्सिफाई करके ये चीज़ बना रहा है। तो फैटी एसिड डिपॉजिट लीवर में ही हो रहा है ना, जिसे कहते हैं लीवर हो गया फैटी, तो फैटी लीवर हो गया, जिससे हो जाती है लिवर सिरोसिस, है ना, खूनी उल्टी। थर्ड ऑप्शन विल बी करेक्ट। और ये काम होने में लगती है आपको विटामिन सी, है ना, विटामिन सी की जरूरत पड़ती है ये चीज़ को होने में। इसलिए कहते हैं विटामिन सी की कमी, जो दारूबाज होते हैं उनमें विटामिन सी की कमी जल्दी होती है। इसलिए आपने सुना होगा जो विटामिन सी है, हैंगओवर उतारने के लिए जो दारूबाज लोग होते हैं वो नींबू का इस्तेमाल क्यों करते हैं, इसलिए करते हैं, लीवर को जरूरत होती है विटामिन सी की। और जो कहाँ से मिलता है हमें, लेमन से। इसलिए कहते हैं हैंगओवर अगर उतारना है तो लेमन लो। लेमन लेने से क्या होता है, विटामिन सी होगी, जिससे लीवर इसको डिटॉक्सिफाई कर देगा, फैटी एसिड बना देगा, है ना, लेस हार्मफुल में। तो इसी वजह से लिवर सिरोसिस होती है। थर्ड ऑप्शन विल बी करेक्ट। नेक्स्ट देख लेते हैं, बिगेस्ट डायनासोर क्या, टायरानोसोरस होता है 20 फीट का, है ना। थर्ड ऑप्शन विल बी करेक्ट, इसमें कुछ है नहीं। ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, आपकी जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस होगी, ठीक है, ये मैंने बना दी जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, ठीक है। यहाँ वेल्स होते हैं ऐसे करके, वेल्स, ठीक है। यहाँ पे अंदर डीएनए भरा जाता है, ठीक है, डीएनए भरा जाता है। ये यहाँ पे लगा दिया मैंने कैथोड, यहाँ पे लगा दी एनोड, जो कि होती है प्लस चार्ज, यहाँ पे होती है माइनस चार्ज। डीएनए खुद के पास क्या माइनस चार्ज रखता है। और कहते हैं यहाँ पे ए, यहाँ पे बी, यहाँ पे सी, यहाँ पे डी डाल दिया। और इनके एक्चुअली में साइज के अकॉर्डिंग यहाँ पे भागने लगते हैं, ठीक है। छोटे छोटे साइज सबसे आगे भागेंगे, ठीक है, और जो मोटा साइज का होगा वो भागेगा ही नहीं, ठीक है। तो जो कितने दूर जा रहे हैं वो डिपेंड करता है इनके साइज पे। और क्यों जा रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। तो मूव इज ड्यू टू चार्ज, है ना। और कितने दूर जा रहे हैं, हाउ फार मतलब कितने दूर गया है, वो साइज पे डिपेंड करता है। छोटा वाला तेज भागेगा, आगे निकल जाएगा, बड़ा वाला ये रखा रहेगा, ठीक है, नहीं भाग पाएगा क्योंकि साइज वजन ज़्यादा है इसका।
ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस डीएनए मूव टूवर्ड्स द एनोड बिकॉज दे हैव नेगेटिव चार्ज, है ना। तो एनोड दे हैव नेगेटिव चार्ज, 4,000 विल बी करेक्ट, ठीक। नेक्स्ट देख लेते हैं, आगे बढ़ते हैं। अल्फा लैक्टोएल्बुमिन, ये क्या है? ह्यूमन प्रोटीन होती है। एक्चुअली में जो बच्चे होते हैं मम्मी का दूध पीते हैं, तो मम्मी के दूध में एक प्रोटीन होती है अल्फा लैक्टोएल्बुमिन, यही वाली, ठीक है। तो कहते हैं कि कुछ सैरोगेट मदर होती हैं, है ना, तो उनके पास बच्चा आ गया, अब मम्मी का दूध कहाँ से लाएंगी, क्योंकि सैरोगेट मदर ने बच्चा दिया और निकल ली आराम से, अब मम्मी का दूध कहाँ से पिलाएंगी? तो एक काऊ बनाई, रोजी काऊ, जो बनाई कब? 1997 में, ठीक है। ट्रांसजेनिक काऊ बनाई, रोजी काऊ, ठीक है। इसमें क्या है, जो मिल्क देती थी, एक्चुअली में इस मिल्क में वही वाली प्रोटीन होती थी जो आपकी मम्मी के दूध में होती थी। बोले तो अल्फा लैक्टोएल्बुमिन कितनी होती थी? 2.4 ग्राम पर लीटर होती थी, इतनी प्रोटीन पाई जाती है, जो कि मोर न्यूट्रिशन होता है, मतलब ये इतनी ज़्यादा प्रोटीन है जो मम्मी के दूध से भी ज़्यादा अच्छी है ये वाली। तो ऐसी गाय है जो मम्मी के दूध से भी ज़्यादा न्यूट्रिशन मिल्क दे रही है। क्यों होती है? 2 ग्राम पर लीटर प्रोटीन। कौन सी प्रोटीन? अल्फा लैक्टोएल्बुमिन प्रोटीन, है ना। तो कैसी है? ट्रांसजेनिक काऊ है, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन विल बी करेक्ट। क्या ठीक है स्टेटमेंट है, पार्चुरेशन इंड्यूस्ड बाय कॉम्प्लेक्स न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म, बिल्कुल सही बात है। प्रोजेस्टेरॉन, अच्छा ये सारे क्या है? हार्मोन है। और कह रहे हैं वुमेन ओनली ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, नहीं, प्रेगनेंसी हार्मोन में एससीजी था, एसपीएल भी था, ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन, ह्यूमन क्रोनोट्रोपिन एंड रिलैक्सिन, ये 3 हार्मोन ऐसे थे जो सिर्फ और सिर्फ प्रेगनेंसी के दौरान निकलेंगे। लेकिन ये बोल रहे हैं कि प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन भी सिर्फ और सिर्फ प्रेगनेंसी के दौरान निकलेंगे। नहीं, बात ओनली वाली बात नहीं बोलनी चाहिए थी, ठीक है। प्रेगनेंसी के दौरान निकलते हैं, अच्छी बात है, लेकिन सिर्फ और ये नहा निकलते हैं, ये तो बहुत पहले से निकल रहे हैं, ये भी पहले से निकल रहे हैं एस्ट्रोजन वगैरह, तो ये गलत हो गया आपको, ये सही है, ये गलत है। आगे बढ़ते हैं। द फर्स्ट फाइटल मूवमेंट जो फीटस का होता है वो 5th मंथ में होता है ना। और हेड पे बाहर भी निकल आते हैं, ठीक है, कब? 5th मंथ में, लेकिन ये कह रहे हैं 3rd मंथ में, तो गलत हो गया, ये 5th मंथ है, तो ये भी आपका गलत हो गया, ठीक है। तो ओनली ए इज करेक्ट। क्या पूछा? करेक्ट के करेक्ट पूछा, तो ओनली ए करेक्ट, ठीक है। तो रिवीजन के तौर बता देता हूँ। पहले महीने में आपके सिर्फ और सिर्फ हार्ट बनेगा, 2nd महीने में लिम्ब और डिजिट बनेंगे, 3रे महीने में लिम्ब और डिजिट जो बनी थी उनका मैच्योरेशन होगा और एक्सटर्नल जेनाटेलिया भी बनेगा। 5th मंथ में फर्स्ट मूवमेंट होगा, मतलब पहली बार लात मारेगा बच्चा माँ की पेट में, और कहते हैं इसके सर में बाल हैं वो भी आ जाएंगे 5वें महीने में। और 6वें महीने में जो आपकी आईलिड है वो सेपरेट हो जाएंगी और आईलिसिस का फॉर्मेशन हो जाएगा, है ना। और 9वें महीने में रेडी टू डिलीवरी, यानी कि हैप्पी बर्थडे, ठीक। 3rd आंसर इसमें सही होगा। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग किंगडम न्यूक्लियस, अच्छा किसका न्यूक्लियस है नॉट वेल डिफाइंड? मोनेरा, है ना। मोनेरा का डिफाइंड नहीं है, क्यों? ये होते हैं प्रोकैरियोट्स, और प्रोकैरियोट का मतलब ही क्या होता है? प्रिमिटिव न्यूक्लियस, ठीक है। तो मोनेरा, यहाँ स्पेलिंग सही है, मोनेरा कर लो, MONER है, सेकंड आंसर विल बी करेक्ट। आगे बढ़ते हैं। द पेलिकल ऑफ यूग्लिना एंड ट्रू बॉल ऑफ स्पोर्ट, ट्रू बॉल ऑफ स्पोर्ट एक्चुअली में किसकी होती है? स्लैम मोल्ड की है, स्लैम मोल्ड्स, ट्रू बॉल स्पोर ऑफ स्लैम मोल्ड यहाँ पर होता है ज़्यादा अच्छा होता है। फिलहाल कोई बात नहीं है, ट्रू बॉल किसी की भी हो, बाल का मतलब ये प्रोटेक्शन करना है ना, तो इसका सीधे काम प्रोटेक्शन है, इसका काम होता है फ्लेक्सिबिलिटी देना, ठीक है। तो फ्लेक्सिबिलिटी एंड प्रोटेक्शन, फर्स्ट ऑप्शन विल बी करेक्ट। आगे देख लेते हैं। कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम स्टार्ट हो जाता है लैप्टोडीन में, लैप्टोडीन, जाइगोटीन, पैक्सीडीन, डिप्लोडीन, डाइकाइनेसिस, ये पांचों की पांचों सब स्टेज हैं आपकी किसी प्रोफेज वन की, मेयोसिस फेज की प्रोफेज वन की है, ठीक है। तो लैप्टोडीन आपकी स्टार्ट हो जाती है इस पहले से ही, और पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम है वो जाइगोटीन में होता है ना, इसे कहते हैं साइनैप्सिस, है ना, साइनैप्सिस बोलते हैं। और रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल जो आपका बनता है वो बनता है पैचिटीन में, है ना, पैचिटीन में आपकी जो होमोलोगस क्रोमोसोम है इस प्रकार से, और सामने वाले से इस प्रकार से अच्छे से बना दे, ठीक है। ये आपका होमोलोगस क्रोमोसोम है इधर, ठीक है। इस प्रकार से कुछ आर्म इसकी इस तरह से ऐसे करके टच हो जाती है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे ये रिकॉम्बिनेशन नोडल बन जाती है, मतलब ये वाली आर्म है वो एक्सचेंज हो जाएगी। एक्सचेंज होने के बाद ये अलग होंगी, जब अलग होंगी तो एक्स शेप स्ट्रक्चर आएगा, इसी एक्स शेप स्ट्रक्चर को बोलते हैं कैटमेटा, जो बनती है किसमें? डिप्लोडीन में, ठीक है। तो आगे है जो कैटमेटा का फॉर्मेशन है, एक्स शेप स्ट्रक्चर कहाँ बनता है? डिप्लोडीन में बनता है। और क्रोमोसोम आर फुली कंडेंस होते हैं कब? डाइकाइनेसिस, ठीक है। तो आगे मैचिंग मैंने करी थी, आगे आप देख लेना। फिर आप देख लेते हैं एज वन काफ़ी जगह है, और BH2 ठीक है, BH2 और CH4 एक ही जगह है, सेकंड ऑप्शन ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ब्रिंजल
अच्छा किसी चीज़ को कैसे यूज करते हैं, है ना। तो मेडिसिन, च्युइंग, च्युइंग तो हमें तम्बाकू समझ में आ रहा है ना, च्युइंग। ब्रिंजल को हम वेजिटेबल के रूप में यूज कर सकते हैं। पोटैटो ट्यूबर हो गया, अश्वगंधा एज ए मेडिसिन, ठीक है, मैच कर लेना भाई। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डिसऑर्डर एसोसिएटेड विद चेंज इन द मूवमेंट, बाउल मूवमेंट। बाउल मूवमेंट चेंज होने का मतलब, अगर मूवमेंट बढ़े मतलब लिक्विडिटी, ठीक है, अगर मूवमेंट घट जाए बोले तो कॉन्स्टिपेशन, है ना। इसकी वजह से होता है डायरिया, है ना, डायरिया। और यहाँ पर होगा कॉन्स्टिपेशन, बोले तो कब्ज, कॉन्स्टिपेशन, मलबंध जिसे बोलते हैं, मलबंध, कॉन्स्टिपेशन जो भी है ना, इसमें गैस बनेगी। तो डायरिया मतलब इसमें बाउल मूवमेंट बढ़ जाता है, मतलब लिक्विडिटी बढ़ जाती है, तो इसकी वजह से डायरिया और कॉन्स्टिपेशन दोनों हो सकता है। थर्ड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट, नेक्स्ट देख लेते हैं। आगे बढ़ते हैं। असल तरीके में प्रेजेंस ऑफ माइलिन सीट इंक्रीज द रेट ऑफ कंडक्शन, बिल्कुल करेगा, है ना। कहते हैं जो आपके न्यूरॉन्स होते हैं, न्यूरॉन्स जो बना दिए मैंने, यहाँ पे सॉन सेल होती है, इस तरह से सॉन सेल है ये, और ये बनाती है फिर माइलिन सीट, है ना। तो जो माइलिन सीट ऐसे करके बन जाती है यहाँ पे। तो जहाँ जहाँ माइलिन सीट होती है और कहीं कहीं नहीं होती है, ऐसे प्रकार की कहीं कहीं यहाँ पे नहीं होती, बीच बीच में माइलिन सीट नहीं होती, कहीं कहीं नहीं होती है। तो इससे जो नहीं होती है वहाँ के अंदर नोड ऑफ रेनवियर, रोड ऑफ रेनवियर। इससे क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ यहीं पर इम्पल्स जनरेट होगा, और यहाँ पे इसके बाद रोड ऑफ रेनवियर, यहाँ पे इम्पल्स जनरेट होगा, जिससे काफ़ी फास्ट हो जाएगा नर्व इम्पल्स। मतलब रोड और रेनवियर की वजह से और माइलिन सीट की वजह से जो कंडक्शन है वो काफ़ी अच्छे से होता है, इसलिए बोलते हैं इस नर्व फाइबर को माइलिनेटेड नर्व फाइबर। जिसमें ऐसा नहीं होता है, जिसकी सोन सेल माइलिन सीट को नहीं बनाते हैं, उसे कहते हैं नॉन माइलिनेटेड नर्व फाइबर। तो दो प्रकार के नर्व फाइबर होते हैं। तो प्रेजेंस ऑफ माइलिन सीट कंडक्शन को फास्ट बनाता, सही बात है। माइलिनेटेड न्यूरॉन में जो डीपोलराइजेशन है बोले तो एक्शन पोटेंशियल है, बोले तो स्टिमुलेशन है, डज नॉट, अगर नहीं भैया बिल्कुल होता है। इसी की वजह से तो नर्व फास्ट हुआ था, रोड ऑफ नेवियर, है ना। तो ये गलत हो गया, पहला सही है, दूसरा गलत है, तो इज ट्रू, आर इज फॉल्स। थर्ड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट, नेक्स्ट देख लेते हैं। नॉर्मल रिजल्ट पीनियल ग्लैंड में करता है, नॉर्मल रिजल्ट बोले 24 डाययूरिनल, है ना, डाययूरिनल, है ना, 24 डाययूरिनल। स्लीप साइकिल, मेटाबॉलिज्म, बॉडी टेम्परेचर एंड प्रेगनेंसी वगैरह, है ना, सबका देखिए मेलाटोनिन किससे निकलता है, पीनियल बॉडी से, है ना, पीनियल बॉडी से, पीनियल ग्लैंड से निकलता है। इसे बोलते हैं एपिफाइसिस सेरेब्राई बोलते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं। फर्स्ट पोलर बॉडी रिलीज ड्यूरिंग द oogenesis। देखो आपकी सबसे पहले क्या oogonia लेंगे, oogonia होगी, ठीक है, oogonia जी बनाती मैंने, ठीक है। इसके बाद यहाँ से बनती है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, ये होगी खा पी के बड़ी हो जाती है ऐसे करके, ये होती है प्राइमरी oocyte, है ना। तो वो चले तो स्पर्मेटो नहीं, oocyte होगी, oocyte, प्राइमरी oocyte। इसमें होगा मेयोसिस फर्स्ट डिवीजन, ठीक है, इसमें होती है मेयोसिस फर्स्ट डिवीजन कंप्लीट हो जाती है। इसके बाद बन जाती है आपकी सेकेंडरी oocyte, सेकेंडरी oocyte बनती है, और बनती है फर्स्ट पोलर बॉडी, ठीक है। इसके बाद ये डिफाइन कर भी सकती है, नहीं भी कर सकती है, फिलहाल नहीं करेगी। इसके बाद यहाँ से होती है मेयोसिस सेकेंड, ये होती है मेयोसिस सेकेंड, तो बन जाती है आपका ooted, बोले तो ओवा बनता है, और बन जाती है सेकंड पोलर बॉडी। ये होता है एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन, और ये होता है एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी, बोलो या फिर बोल दो फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन 13 से 14 साल में होता है। और ये सारा का सारा काम हो जाता है एम्ब्रियोनिक स्टेज में ही, ये सारा काम एम्ब्रियोनिक स्टेज में हो जाता है। और जैसे ही बर्थ लिया बेबी ने, बोले तो बच्ची ने बर्थ लिया, तो मेयोसिस वन में अरेस्ट हो जाती है, और मेयोसिस वन तब कंप्लीट होगी जब वो 13-14 साल की हो जाएगी, पहली बार मेंस्ट्रुएशन होगा। तो मेयोसिस फर्स्ट कंप्लीट एट द प्यूबर्टी, एट द फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन, और मेयोसिस सेकंड कंप्लीट एट द टाइम ऑफ ओनली फर्टिलाइजेशन, जब स्पर्म आएगा अपना सेंट्रियोल लेके, तभी तो कंप्लीट होगी मेयोसिस सेकंड, है ना। तो पोलर फर्स्ट पोलर बॉडी फॉर्म ड्यूरिंग कंप्लीट ऑफ मेयोसिस वन, ठीक है, और सेकंड पोलर बॉडी फॉर्म बिटवीन कंप्लीट ऑफ मेयोसिस टू, ठीक है। तो फर्स्ट पोलर बॉडी पूछे तो सेकंड ऑप्शन भी करेक्ट, बढ़िया सा सवाल था ये। आगे बढ़ते हैं। मेमोरी बेस्ड इनेट इम्यूनिटी इवॉल्व इन द हायर वर्टिब्रेट, बिल्कुल सही बात है ना। ये शायद ऑटो इम्यून डिसऑर्डर के बारे में बता रहे हैं, कह रहे हैं हायर वर्टिब्रेट में इम्यून सिस्टम एबिलिटी टू डिस्ट्रीब्यूट अपनी खुद की सेल और दूसरी सेल को एबिलिटी होती है पहचानने में, सही बात है। ये रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, ये ऑटो इम्यून डिसऑर्डर का एग्जाम्पल है, कह रहे हैं नॉट है, तो ये गलत हो गया, ठीक है। ऑटो इम्यून डिसीज बॉडी को, जो बॉडी सेल है अपनी खुद की सेल पर ही अटैक कर देती है, जिसे कहते हैं ऑटो इम्यून सिस्टम है, ऑटो इम्यूनिटी, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, है ना। तो आपका ये गलत हो गया, ए बी डी गलत है। अच्छा पूछ क्या रहे हैं, इनकरेक्ट, तो इनकरेक्ट ओनली वन है, तो ओनली वन करेक्ट, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट देख लेते हैं। कहते हैं इन्फेक्टेड सेल कैन सर्वाइव व्हाइल द वायरस बीइंग रेप्लिकेट, अच्छा ठीक है। स्टेटमेंट विच एक्ट एज HIV, अच्छा HIV फैक्ट्री से मैक्रोफेज, HIV फैक्ट्री बोलो तो मैक्रोफेजेस, है ना, मैक्रोफेजेस। आगे बढ़ते हैं। मैक्रोफेजेस को ऑल्सो कॉल्ड HIV फैक्ट्री,
विच ऑफ द सेल ऑर्गेनल यूनिट मेम्ब्रेन, बोले तो सिंगल मेम्ब्रेन, है ना। आप याद कर लो मेम्ब्रेन कितनी प्रकार की होती है, 3 प्रकार की होती है। या तो उसके पास मेम्ब्रेन होगी नहीं, बोले तो नॉन मेम्ब्रेन, ठीक है, या वो होगी यूनिट मेम्ब्रेन, मतलब एक ही मेम्ब्रेन होगी, या फिर कैसी होगी 2 मेम्ब्रेन, डबल मेम्ब्रेन, ठीक है। तो कहते हैं नॉन मेम्ब्रेन याद रख लो, आप डबल मेम्ब्रेन याद रख लो, बाकी ये बचे वो सब कैसे हो जाएंगे, आपकी यूनिट मेम्ब्रेन हो जाते हैं, बोलो सिंगल मेम्ब्रेन। इसमें आपके आ जाते हैं न्यूक्लियोलस आ जाता है, इसमें आ जाता है आपका राइबोसोम, इसमें आ जाता है सेंट्रोसोम, ठीक है, ये सब चीज़ें आ जाती है इसमें। और आ जाता है इसमें न्यूक्लियर क्या, इंक्लूजन बॉडी, ठीक। और यहाँ पर आ जाएगी माइटोकॉन्ड्रिया, और आ जाता है क्लोरोप्लास्ट, और आ जाता है क्या, न्यूक्लियस, ठीक है। 3 इधर आ जाएगी, 4 इधर, 3 इधर, बाकी जो बचे यूनिट मेम्ब्रेन, ठीक है। तो यूनिट मेम्ब्रेन किसके पास, लाइसोसोम के पास, इसके पास 2 है, इसके पास भी 2 है, इसके पास कुछ नहीं है। आगे बढ़ते हैं, लास्ट क्वेश्चन, इसके बाद आपको मैम डिस्कस कराएंगी, ठीक है। कॉलीसिस्टोकाइनिन पैनक्रियोजाइमेटिन पूरा नाम होता है, ठीक है। तो कॉलीसिस्टोकाइनिन बोले तो पैनक्रियोजाइमेटिन स्टिमुलेट करेगा या अटैक करेगा गाल ब्लैडर पे और निकालेगा क्या, बाइल जूस, और आल्सो अटैक करेगा पैनक्रियाज पे और निकालेगा पैनक्रियाटिक जूस। तो स्टिमुलेट द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ गाल ब्लैडर एंड पैनक्रियाज, ठीक है, गाल ब्लैडर एंड पैनक्रियाज। गाल ब्लैडर से निकालेगा क्या, बाइल जूस, और पैनक्रियाज से निकालेगा क्या, पैनक्रियाटिक जूस, ठीक है। ये हो गया आपका थर्ड के साथ। कहते हैं सीक्रेट कराएगा, ये अटैक करेगा किसमें, पैनक्रियाज में। नॉन एंजाइमेटिक पार्ट का बोले तो वाटर एंड बाइकार्बोनेट, वाटर एंड बाइकार्बोनेट ये निकलते हैं, और पैनक्रियाटिक जूस, मतलब ये भी आपका पैनक्रियाज पर अटैक कर रहा है। गैस्ट्रिन आपका अटैक करेगा किसमें, सीक्रेशन ऑफ HCl प्लस पेप्सिनोजन, ठीक है, पेप्सिनोजन स्टिमुलेट कराएगा। गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड का मतलब है इनहिबिट कराएगा गैस्ट्रिक जूस को, ये बढ़ा रहा था, ये घटाएगा, और साथ में इसकी मोर्टेलिटी को भी कम कराएगा, ठीक है। तो AH3 है ना, VH1 और C से डिसाइड हो जाएगा, C सेकंड है और DH4 है। तो फर्स्ट ऑप्शन वेरी गुड। ओके, थैंक यू सो मच बाय बच्चों।